जहाँ पे मेरा कर्सर है थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकती वरना आपको थोड़ा मसला होगा। इतने में आप लोग चल जाएगा आपका काम। दिख रहा है ये हेडिंग लिखी हुई है, तमाम चीज़ें। अच्छा, पीछे जिसको नहीं नज़र आ रहा, आगे बहुत जगह है, आप आगे आगे बैठ सकते हैं। एनीवेज, अच्छा, ये एलिमेंट्स का जो टैब होता है ये दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड होता है। कितने में कंपोनेंट्स के अंदर भाई? दो कंपोनेंट्स के अंदर। ऊपर जो होती है वो आपकी एक्चुअल HTML होती है। क्या होता है भाई? मतलब लेट से आप किसी की वेबसाइट देख रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि भाई इसकी HTML कैसे स्ट्रक्चर है, उसकी CSS क्या यूज़ हो रही है, तो आप ये इंस्पेक्ट में जाके ये भी पूरा ऑडिट कर सकते हैं, ये पूरी इंसाइट्स भी ले सकते हैं। हो सकता है आपने स्टाइलिंग कहीं से इंस्पिरेशन लेनी हो, कहीं से स्टाइल्स कॉपी करनी हो, तो आप ये वाली अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, तो आपके सामने एलिमेंट्स आ रहे हैं और नीचे आप देख सकते हैं एक और चीज़ विजिबल है, वो क्या है? स्टाइल्स। स्टाइल्स मीन आपकी CSS। क्या? CSS। तो अब अगर मैं HTML, तो आप देख लें ये वही है जो मैंने अपनी HTML की फाइल के अंदर आपको दिखाई थी, मेरी प्यारी वेबसाइट, हेडिंग और ये तमाम चीज़ें। एनीवेज, इसको छोड़ते हैं और अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है हमारी क्या चीज़? ये स्टाइल्स। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल्स हैं, ये कुछ स्टाइल्स जो हैं मेरे एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड है। और ये कौन सी स्टाइलिंग है? ये वो स्टाइलिंग है जो यहाँ पे CSS की फाइल के अंदर मौजूद थी। मेक सेंस? कि ऊपर जो था मेरे HTML का पूरा कंटेंट आपको दिख रहा था और नीचे स्टाइल्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये पूरी स्टाइलिंग दिख रही है। अब कैसे दिख रही है आप देख सकते हैं। बॉडी, फॉन्ट साइज, एरियल, सैंस सेरिफ। बॉडी, फॉन्ट फैमिली, एरियल, सैंस सेरिफ। दिख रहा है भाई? सही है। सेम गोज फॉर। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आना शुरू होने चाहिए। यहाँ पे आपकी कौन सी स्टाइलिंग दिख रही है? बॉडी, डिस्प्ले, ब्लॉक, मार्जिन, IntPX। दिख रहा है भाई? यहाँ मेरी CSS की स्टाइलिंग में आपको ये चीज़ कहीं दिख रही है? थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ें जाके देखते हैं। ये H1 है। H1 के अंदर आप देख सकते हैं मैंने H1 को एक क्लास दी हुई थी हेडिंग्स की। क्या दी हुई थी? और उसको मैंने कलर क्या दिया है? क्रिम्सन। ठीक है, क्रिम्सन क्या है? रेड की एक वेरिएशन है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है हेडिंग, कलर क्रिम्सन दिख रहा है। तो ये मेरा जो H1 है इसने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली है। लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और चीज़ भी देखेंगे, यार ये H1 को बहुत सारी स्टाइलिंग दी हुई है। ऐसी है, दिख रहा है? ये यहाँ पे नहीं दिख रही आप लोगों को। इन टोटल अगर मैं आपकी आसानी के लिए काउंट बता दूं तो भाई सबसे पहले मैंने बॉडी यूज़ की है, उसको स्टाइलिंग दे दी है, हेडिंग यूज़ की है, उसको स्टाइलिंग दे दी है, सेक्शन है और पैराग्राफ है। H1 तो मैंने यहाँ कहीं डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो ये कहाँ से शेयर वाजे हो गई है यहाँ पे? मेक सेंस? थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। ये डॉट पैराग्राफ की क्लास नज़र आ रही है, ये मेरी दी हुई है। इसकी लाइन हाइट 22px नज़र आ रही है, ये मेरी दी हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई ये रहा मेरा पैराग्राफ और ये लाइन हाइट आपको दिख रहा है 22px। दिख रहा है भाई? कोई मसला है यहाँ तक? लेकिन उसके नीचे आप ये पैराग्राफ के अराउंड और भी स्टाइलिंग देख रहे हैं, ये तो मैंने कहीं डिफाइन नहीं की। ये कहाँ से आ रही है? तो इसका जवाब आपको देंगे अब्दुल्ला। सवाल क्लियर हुआ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? कि यार कुछ स्टाइल्स तो मेरे दिए हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ अपनी स्टाइल्स की फाइल के अंदर जाके कि यार ये देखो ये स्टाइल्स मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्टाइल्स के टैग के अंदर और भी बहुत सारी स्टाइलिंग मौजूद है, ये कहाँ से आ रही है? ये हमारे पास जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है, क्योंकि जब हमने सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा था वहाँ पे स्टाइलिंग में CSS की फाइल में, बाकी जो आ रही हैं यहाँ पे ब्राउज़र अपने अलग से एलिमेंट्स के जगह पे हमें अलग से देना होता है। लेकिन जब हम टेलविट यूज़ करेंगे ये सारी CSS हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। यही हमें सहूलत करने के लिए हम टेलविट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल यही आंसर है एग्जैक्ट कि भाई एक इन तमाम एलिमेंट्स की। अब H1 एक एलिमेंट है, किसका दिया हुआ? HTML का दिया हुआ। और HTML को कौन समझता है? ब्राउज़र समझता है। ब्राउज़र के ऊपर HTML ही नज़र आती है। पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, आपका स्पैन हो गया, और जितने इसके अराउंड और जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ब्राउज़र समझता है। तो अपने तौर पे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए लेट्स से अगर मैं स्टाइलिंग नहीं देता
तो ये कैसे डिफरेंशिएट होंगे? तो इसके लिए हर ब्राउज़र इन एलिमेंट्स को खुद ही कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, जिसको वो बोलता है कि भाई ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग। अब इधर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ब्राउज़र्स तो बहुत सारे होते हैं। आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है, आपके पास मैक का सफारी है, आपके पास फायरफॉक्स है, आपके पास ब्रावो है, आपके पास लातादाद ब्राउज़र है। तो क्या तमाम ब्राउज़र सेम ही डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हर ब्राउज़र हर एलिमेंट के अराउंड अपनी स्टाइलिंग रखता है। मेक सेंस? थोड़ी इन डिटेल जा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है। हर ब्राउज़र की अपनी एलिमेंट के अराउंड कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे। लेट्स से मैं अपनी HTML के अंदर आके इस लिंक की जो फाइल थी इसको रिमूव कर देता हूँ। आसान लफ्ज़ों में मैंने क्या किया है कि अपनी स्टाइलिंग को HTML से हटा दिया है। क्या कर दिया है? हटा दिया। अब मेरी स्टाइलिंग का इस HTML की फाइल से कोई लिंक नहीं है। मेक सेंस? अब आप देख लें जरा, HTML का स्ट्रक्चर H1 है, div है और पैराग्राफ है, ऐसे ही है। अब अगर मैं अपनी फाइल के अंदर आता हूँ, अभी भी आप देखेंगे H1 है, ये बड़ा क्यों दिख रहा है? बंदे के जहन में आता है ना, क्या मैंने तो कोई स्टाइलिंग ही नहीं दी, मैंने तो H1 दिया था और उसके अंदर लिख दिया मेरी प्यारी वेबसाइट, ये बड़ा क्यों दिख रहा है और उसके नीचे इतना सारा मार्जिन क्यों आ रहा है? देख रहे हैं दोनों के बीच में मार्जिन है। इसी तरीके से ये पैराग्राफ इस तरह क्यों दिख रहा है? आसान लफ्ज़ बोलो, ये छोटा क्यों दिख रहा है? राइट? तो बस यही इसका आंसर है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र हर एलिमेंट के अराउंड कुछ स्टाइलिंग लेके आता है और ये डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट हो सकती है। अगर आप दो ब्राउज़र एक साथ रखेंगे ना, लेट्स से आप एक ही वेबसाइट फायरफॉक्स में खोलते हैं, स्क्रीन्स के अंदर कुछ वैसे फॉन्ट्स के अंदर डिफरेंट दिख रहा होगा, सही डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो इसका आंसर यही है कि दोनों की अपनी स्टाइल फिलॉसफी है, नॉट एक्चुअली स्टाइल फिलॉसफी, लेकिन दोनों के बीच के अंदर कुछ डिफरेंस है। ये चीज़ क्लियर है भाई? हैंड रेज़ करो। मेक सेंस? क्लियर? अब ये जो मैंने आपको बताया है इसका टेलमेंट से कुछ लेना देना नहीं था, सही है, लेकिन ये इटसेल्फ एक अच्छी नॉलेज थी जो कि आपके पास होनी चाहिए, जो आपसे पूछी जा सकती है। नहीं भी पूछी जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करें, दूसरे को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, भले कुछ भी करें। एनीवे, अब आते हैं अपने एक्चुअल चीज़ के ऊपर, वो है टेलमेंट CSS। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ के बेटे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि Next.js की बेहतरीन रिसोर्स क्या है, अगर आपको Next.js पढ़नी है तो सबसे बेहतरीन रिसोर्स क्या है भाई? उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन, उसके करीब भी कोई नहीं आ सकता, बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है। सेम गोज फॉर टेलमेंट CSS। अगर आप टेलमेंट CSS पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो गो टू अप्रोच है वो क्या है? टेलमेंट की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। जल्दी से खोल लेते हैं कैसी है। अच्छा, कुछ घबराना नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होगी, ये है वो है, मेरी लोकल सर्वर पे नहीं चल रही। ब्राउज़र पे जाएं, लिखें टेलमेंट CSS, पहला लिंक आ जाएगा जो कि टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये आपके सामने दिख रही है भाई टेलमेंट CSS की ऑफिशियल वेबसाइट, और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने आप के लिए क्या टैगलाइन यूज़ की है। तो लिखा हुआ है कि भाई रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। समझ आ रही है बात? अब एक चीज़ कनेक्ट करें या ये अपने जहन में कहीं रख लें कि यार ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब आप अपनी मॉडर्न वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट लीविंग योर HTML फाइल। अब इसका मतलब क्या है? इंग्लिश है, मुझे भी समझ नहीं आती, आप लोगों को तो फिर भी समझ आ गई होगी। कहने का मकसद ये है कि भाई लेट्स से मैंने ये दोबारा स्टाइलिंग दे दी अपनी वेबसाइट को, दोबारा लिंक कर दिया अपनी वेबसाइट को इससे, ये दोबारा ऐसे दिख रही है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पैराग्राफ है ना, जो लॉरेम इप्सम है, जो कि मेरी HTML में मौजूद है, कहाँ मौजूद क्या है भाई? HTML में। मैं चाहता हूँ ये ब्राउन हो जाए, क्या हो जाए? अब मैं इसको यहाँ से नहीं कर सकता हूँ लेकिन वो बैड अप्रोच है। क्या है?
लेकिन जो गुड अप्रोच है उसके लिए अगर मुझे या उसको इस्तेमाल करते हुए अगर मुझे इस पैराग्राफ को ब्राउन कलर देना है तो मुझे अपनी HTML की फाइल को छोड़ना पड़ेगा और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, CSS की फाइल के अंदर, और यहाँ जाके मैं अपने पैराग्राफ को बोलूँगा कि भाई कलर कर दो क्या, अगर मैं दे सकूँ ब्राउन। तो अब अगर मैं कराऊंगा तो हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि स्क्रीन साइज ऐसा है, लेकिन ये ब्राउन हो गया है। ओके, ठीक है। तो पहली चीज कनेक्ट कर लें कि भाई ये कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट लेके आ रही है टेलविंड CSS कि मुझे स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी? पहला आप लोग को पॉइंट मिल चुका है, इसे भूलना नहीं, जो कि इस टैग लाइन ने दिया है कि भाई अब अगर आप अपनी मॉडर्न वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है। भाई HTML से निकलेंगे, CSS में जाएंगे, उधर जाकर स्टाइल करेंगे, सेम गोज फॉर जितने भी आप और फर्दर स्टाइलिंग करना चाहते हैं। मेक सेंस? अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इन्होंने दिखाया कि भाई किस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे कुछ ऐड हुआ जा रहा है और यहाँ पे अपडेट हो रहा है, दिख रहे हैं? तो समझे यहाँ पे आप एक्चुअल स्टाइलिंग दे रहे हो और ये आपका प्रीव्यू है। जिस तरह मैं अभी VS कोड के अंदर स्टाइलिंग कर रहा था और ब्राउजर के अंदर आके देख रहा था ना, तो समझे जो लेफ्ट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है आपका ब्राउजर है और ये मेरा VS कोड। तो अगर आप गौर से देखें ये कोई फाइल स्विच नहीं कर रहा, ये इस एक ही फाइल के अंदर मौजूद है, बस ये कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐड कर रहे हैं। दिख रहा है? दिख रहा है भाई थोड़ा बहुत? तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि यार अब मुझे styles.css या जो भी मेरे CSS की फाइल है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी HTML की फाइल के अंदर ही रहूँगा, वहीं पे ये कुछ जादू करूँगा और इस तरीके से मेरी तमाम कंटेंट अपडेट होता रहेगा। बाजी बड़े गुस्से में, पता नहीं क्यों। एनीवेज हम इनको छोड़ के आगे चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का आती है, ये ऊपर आपके सामने नैब बार है, इससे भी आप वाकिफ हैं। सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि जब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं, वैसे भी आप वेबसाइट से मुंसलिक होते हैं, आप उससे जाके इंटरेक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन तब आप नॉन टेक्निकल होते हैं। लेकिन अब आप टेक्निकल हैं, आपको पता है कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन पे आया, इसके बाद कंपोनेंट्स पे गया, ये किस तरह एक ही वेबसाइट सेम UI फॉलो कर रही है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, क्योंकि ये आप बना चुके हैं। मेक सेंस? तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जब आप चीज़ें सीखते हैं और आपको आता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है तो ये नेटिव नहीं है। नेटिव से मुराद क्या होता है? मुकामी। ये होता है ना भाई, मुकामी। अब जैसे मैंने HTML CSS पर काम करना है तो मुझे HTML डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। CSS पे काम करना है तो इटसेल्फ CSS डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस HTML की फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर काम करूंगा, CSS की फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर काम करूंगा, दोनों को लिंक करूंगा, ब्राउज़र पे खोलूंगा, चल जाएगी। लेकिन अब हम एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने जा रहे हैं। किस चीज़ के ऊपर भाई? तो ये नेटिव नहीं है, ये आपके लैपटॉप के ऊपर मुकामी नहीं है। ये समझें अब्रॉड में रहता है, इसको बाहर से बुला रहे हैं। सही है? तो जब बुलाना होता है तो ऑब्वियसली इट मीन्स NPM के पैराडाइम के अंदर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा? तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बस प्लग एंड प्ले वाला गेम है कि भाई पहले सब कुछ आया है, बस राइट अवे इस्तेमाल करना शुरू कर दो। एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है और फिर इंस्टॉलेशन के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये स्पेसिफिक, जैसे आप डॉक्स के ऊपर जाएंगे तो जो पहली फाइल आ रही है वो यही आ रही है, गेट स्टार्टेड विद टेलविंड CSS। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जो स्टेप्स हैं ये आई गेस प्लेन HTML CSS में ऐसी है भाई? सही है, बिल्कुल। कुछ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे टेलविंड CSS का इंट्रोडक्शन ये है। टेलविंड जिस तरीके से हम कोई नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, पहले किसी बड़ी कंपनी ने बनाई उस चीज़ को, तो हम देखते हैं कि किसने बनाई है। वो बनाई नेटफ्लिक्स ने अपने वेबसाइट के अंदर टेलविंड को यूज़ किया, और नासा की जो वेबसाइट है उन्होंने भी अपनी वेबसाइट में यूज़ किया है। इसी तरीके से शॉपिफाई हो गया और OpenAI ने भी यूज़ किया है अपनी वेबसाइट में। ये मालूमात कहाँ से लेके आया भाई? ये तो हमें भी नहीं पता। ज़बरदस्त। अच्छा, क्लैपिंग भी जोरदार करा। ये बताने का मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसी ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। ये बिग जाइंट्स हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, नासा या सेम गोज़ फॉर चिल्ड्रन, दीगर नाम नहीं है। ये मार्केट के अंदर
काफ़ी सालों से हैं और ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं अपनी ऑफरिंग की वजह से या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो वाकई कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रही है टेक्नोलॉजी, तभी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना आए दिन इस फील्ड के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इस्तेमाल करना या शुरू कर देना उसको इस्तेमाल करना नहीं। पहले देखें कि चीज़ें जा किस तरफ रही हैं, क्या वाकई उसके अराउंड कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर फाइन है कि आप उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज अपने स्टैक के ऊपर जिन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं स्टिक टू इट। ओके, एनीवेज ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है। अब ज़रा हम देखते हैं कि यार हमारा यूज़ केस क्या है। हमारा यूज़ केस है टेलमेंट सीएसएस इस्तेमाल करना, लेकिन प्लेन एचटीएमएल सीएसएस के अंदर नहीं, बल्कि किसके अंदर भाई, नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आसानी करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ टेलमेंट सीएसएस, अकेले की छोड़ गए, मुझे तो आती भी नहीं है भाई, इधर आओ, नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, आपने लिखना है टेलमेंट सीएसएस नेक्स्ट.जेएस। तो यहाँ पे आगे लिखूंगा टेलमेंट सीएसएस नेक्स्ट.जेएस, तो आपके पास पहला लगी आ जाता है। सही है। मेक श्योर जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से निकलें, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके उसको राइट अवे सर्च कर लें, ताकि पहला ऑप्शन ही आपको वो दिख जाएगा जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन आ गया टेलमेंट सीएसएस विद नेक्स्ट.जेएस। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इंस्टॉल टेलमेंट सीएसएस विद नेक्स्ट.जेएस। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ 2 पॉइंट्स टेलमेंट सीएसएस के अराउंड जो हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था भाई, बोलो। आपको अपनी HTML की फाइल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है CSS लिखने के लिए। आप अपनी HTML की फाइल में रहते हुए ही स्टाइलिंग कर सकते हैं यूजिंग टेलमेंट सीएसएस। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, फ्रेमवर्क। चलो ये भी एक अच्छा है। तीसरा पॉइंट, इट्स नॉट नेटिव, ओके, यू हैव टू इंस्टॉल इट। जो आप सुनते हैं ना, लोग अक्सर हफ्ते के अंदर 3-3, 4-4 किताबें पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता वो एक लाइन पढ़े होते हैं, बिल्कुल चीज़ें ऐसे पढ़े होते हैं। वो की पॉइंट्स पकड़ते हैं इस बुक के अंदर क्या चीज़ें हैं। यार बाकी ये चीज़ जो है बेसिकली ये पूरा इनकैप्सुलेट कर रही हैं जो मुझे स्टोरी मिलनी चाहिए, जो सबक मुझे सीखना चाहिए। तो जो 3 घंटे का सेशन होता है, इसमें से आप लोग भी पॉइंट्स पिक करना की कोशिश किया करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और आप होंगे। आप अगर ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये वाली स्किल्स अलग से आनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स तो अपनी जगह, लेकिन ये स्किल आनी चाहिए कि भाई कौन सा पॉइंट जो है वो मुझे पिक करना है थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स के अंदर। मेक सेंस? गुड। सो इन टोटल वी हैव 3 पॉइंट्स। You don't need to leave your HTML file. It's not native and it's a framework. Make sense? लिख लो, जो भी करना है कर लो। एनीवे आगे चलते हैं। अब मज़े की बात, इसने इंस्टॉलेशन तो बताई है नेक्स्ट.जेएस के साथ, लेकिन हमने जब क्रिएट नेक्स्ट ऐप के थ्रू नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाया था तो आपने एक ऑप्शन देखा था, पढ़ा था, ऐड टेलमेंट सीएसएस टू योर प्रोजेक्ट, जिसके लिए हमने क्या कर दिया था, यस या नो? यस। तो टेक्निकली उसने बिहाइंड द सीन ये तमाम काम वैसे ही करके हमें दे दिया था, हमें मैन्युअली करने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर कर देते नो, तो फिर हमें ये ईच एंड इंडिविजुअल स्टेप से होके गुजरना पड़ना था। मेक सेंस? तो अभी के लिए हमें इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम काम नेक्स्ट.जेएस ने हमें पहले ही करके दे दिया है। इज दैट क्लियर? कूल। अब फौरन से आ जाते हैं अपने पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर और इसको करते हैं रन। आई गेस इट्स ऑलरेडी रन, आई होप सो। यस यस, हियर इट इज। अच्छा, ये वेबसाइट से आप वाकिफ हैं, हमने मिलकर बनाई थी, हमने 5 पेजेस बनाए थे, हमने लोडिंग स्टेट बनाई थी, हमने एरर स्टेट बनाई थी, हमने लेआउट के बारे में पढ़ा था, ये तमाम चीज़ें याद है। ये वही वेबसाइट है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जब मैंने इस HTML की फाइल में से CSS को अनलिंक किया था, क्या किया था? अनलिंक, तो तमाम स्टाइलिंग मेरी दी हुई चली गई थी, ऐसी था। लेकिन फिर भी ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग रही थी, HTML बड़ा दिख रहा था, ऐसी था, HTML और CSS के अंदर डिस्टेंस दिख रहा था। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं,
मैं आता हूँ इनमें से किसी एक पेज के ऊपर, पेज और TSS के अंदर आता हूँ। होम पेज मैंने किस एलिमेंट के अराउंड लिखा हुआ है? H1, तो इसको बड़ा दिखना चाहिए, ऐसी है ना भाई? तो क्या ये बड़ा दिखेगा अब्दुल्ला? नहीं, क्योंकि आपने अनलिंक किया है। नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जो ये टैग में डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग खत्म कर देता है। बिल्कुल यही चीज है। जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड CSS को इंट्रोड्यूस करते हैं, टेलविंड बोलता है कि अब ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट आप फ्रॉम स्क्रैच स्टाइल करेंगे। आप क्या स्टाइलिंग दे रहे हैं मैं उसको जानता हूँ। ब्राउज़र की क्या स्टाइलिंग थी या डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग क्या होती है, मैं उन सब चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि अब ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का मसला न रहे कि मेरा H1 की क्रोम के अंदर स्टाइलिंग कुछ और है, फायरफॉक्स के अंदर कुछ और है, किसी और ब्राउज़र के अंदर कुछ और है। तो ये क्या करता है, ये तमाम ब्राउज़र्स की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ख़त्म कर देता है कि भाई अब बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट करो, पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है। और ऑन टॉप ऑफ इट स्टाइलिंग करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसे मदद करूँगा? मैं तुम्हारे लिए आसानी लेकर आऊँगा स्टाइलिंग करने में। मेक सेंस? हैंड रेस करो, किस किस को समझ आई ये बात? सही। तो इतनी सी बात थी कि भाई पहले जब मैंने सिर्फ एक HTML CSS का प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो उसके अंदर जब मैंने अपनी CSS की फाइल अनलिंक भी कर दी थी, तब भी मुझे अपनी HTML के अंदर स्टाइलिंग दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि ब्राउज़र की अपनी भी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है अराउंड दीज टैग्स लाइक H1, H2, पैराग्राफ, स्पैन, डिव, कुछ भी। लेकिन जैसे ही इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं टेलविंड को इंट्रोड्यूस करता हूँ, टेलविंड बोलता है डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को, ब्राउज़र की स्टाइलिंग को टाटा बाय बाय, बेस लाइन दे रहा हूँ, बेयर बोन दे रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग पॉइंट अब आपके कंट्रोल में है, कोई ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग नहीं। क्लियर? कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये H1 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे H2 भी लिख देता हूँ, कोई फर्क आया? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि समझिए अब ब्राउज़र की कोई स्टाइलिंग रही नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आऊँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था, अपनी CSS को अनलिंक कर दूँ। क्या कर दूँ? CSS को अनलिंक, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट ऐसी हो जाएगी, और अब यहाँ पे अगर मैं H1 की जगह H2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो छोटा हो गया। इट विल मेक ए डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अब भले आपने स्टाइलिंग नहीं दी है, लेकिन आपने H1 की जगह H2 दे दी है, तो ब्राउज़र H2 के लिए भी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होल्ड करता है। लेकिन वही बात कि जब आप टेलविंड यूज़ कर रहे होंगे, तो किसी एलिमेंट के अराउंड कोई स्टाइलिंग नहीं है, पूरा कंट्रोल आपके पास है, जैसे आप दिखाना चाहते हैं वैसे लिखेगा। मेक सेंस? सॉरी, यहाँ पे भाई HTML के अंदर आपको ये H1 दिख रहा है, ये H2 दिख रहा है आपको? बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये H2 दिख रहा है ना? लेकिन वही अगर मैं अपनी Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ और इसके ऊपर हवर करता हूँ H2 के बगैर, तो यहाँ पर भी H2 ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके एलिमेंट्स को चेंज कर रहा है, वो एलिमेंट्स की स्टाइलिंग को खत्म कर रहा है। एलिमेंट्स वही है, H1 है तो H1 ही रहेगा, H2 है तो H2 ही रहेगा। Tailwind CSS has nothing to do with your HTML. It's for CSS. That's why it's called Tailwind CSS. Okay? ये आपकी HTML के अंदर कोई ट्रिकिंग नहीं कर रहा, ये आपकी CSS के अंदर ट्रिकिंग कर रहा है। तो मेक सेंस कि ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को खत्म कर दिया। क्लियर है भाई? बिल्कुल, कि जब
आपने टेलविंड CSS इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बस आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। आप बताएं H1 का साइज क्या होना चाहिए, आप बताएं H2 का साइज क्या होना चाहिए। सेम गोज फॉर ऑल द अदर एलिमेंट्स, राइट। अब कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बाद। अब बाकी क्वेश्चन आपकी रिसर्च के लिए, खुद भी तो उसके अराउंड एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए, लेकिन भाई ये कैसे आ गया? क्या सिर्फ इंस्टॉल करना काफी था? टेलविंड CSS को इंस्टॉल किया तो क्या बस काम हो गया? नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। उन चीजों की बेसिस के ऊपर ही बेसिकली आपकी CSS वाकई ही कारआमद होती है, वाकई आसान लगे वो तो एक्टिवेट होती है। सही है? होता है ना, अक्सर इंसान की बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सोता हुआ शेर कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, तब तुम्हारे लिए मसले का बायस बनेगा। जब तक सो रहे सोने दो। तो समझे टेलविंड CSS अगर वैसे आपकी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, एक तरीका होता है उसको एक्टिवेट करने का। अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया देन इट विल मेक अ डिफरेंस। मेक सेंस? अब वो डिफरेंस कहाँ से आता है? वो एक्टिव करने का ट्रिगर कहाँ पे मौजूद है? मतलब एक्टिव जो करेंगे वो H2 है आपके पास टैग, जो ओपन टैग है। इसका जो एंगल है, लास्ट एंगल, उससे पहले हम क्लास लगाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिव करना है। प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिव करेंगे, पहले आप एक्सटेंशन यूज़ करेंगे टेलविंड CSS की। इससे क्या होगा कि आपको जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाएंगी कि आप क्या यूज़ करने वाले हैं। जिस तरीके से हिंटें होती है हमारे पास, और हम टेलविंड CSS की कॉन्फ़िग फाइल में उसका पाथ देंगे। जैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है पाथ, सिर्फ हम क्लास लिख के स्टार्ट कर देते हैं अपनी टेलविंड CSS स्टाइल में। ठीक है, कुछ प्रीरिक्विजिट्स में से कि भाई HTML आपने इंस्टॉल कर ली, इट्स नॉट लाइक कि बस आप वो काम करने लग जाएगी, कारआमद हो जाएगी। कुछ ऑन टॉप ऑफ इट कुछ फाइल्स होती हैं, सही है, कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तब आप टेलविंड को वाकई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने टैब स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया था, याद है? तो tsconfig की फाइल याद है? तो उसी तरह जब आप टेलविंड को यूज कर रहे हैं तो इसकी भी अपनी एक कॉन्फ़िग की फाइल होती है। अगर आप सबसे नीचे देखें तो आपको टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल दिख रही है भाई। तो बेसिकली ये टेलविंड की फाइल है। अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तमाम चीजें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा समझने कि भाई टेलविंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। अब हमारी जो HTML है वो कौन सी फाइल होल्ड करती है भाई? JSX, JS, TS। तो इसलिए इसने यहाँ पे ये एक्सटेंशन बता दी कि भाई कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन JS हो, JSX हो, TSXS हो, वहाँ पे मैं टेलविंड इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेक सेंस? इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप इसको देखें तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि यार इसके अंदर हो क्या है। और ये कुछ थीमिंग है। थीम से मुराद ये है कि भाई कुछ सेट ऑफ कलर्स, कुछ सेट ऑफ कलर पैलेट्स, कुछ और UI जो कि टेलविंड खुद लेकर आता है। अगर आपने वो भी इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए आपके पास ये थीम का ब्लॉक है। तो कंटेंट बिल्कुल सिंपल था कि भाई मैं टेलविंड इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे तो टेलविंड का मतलब है कि भाई HTML और CSS, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट बताने के लिए यार, क्योंकि Next.js का प्रोजेक्ट है और HTML की फाइल के अंदर आपको नहीं मिलेगी। HTML आपको Next.js के या React के कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगी, और उन कंपोनेंट्स की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? TSX, JSX, TS। मेक सेंस? इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड की है और पाथ भी बता दी कि पेजेस के अंदर मिलेगा, कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा, ऐप के अंदर मिलेगा। लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट, ज़्यादा इसकी डीप डाइव नहीं करनी, बस इतना समझ आ गया, दैट्स इट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहली प्रीरिक्विजिट थी कि आपको एक टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल बनानी ही बनानी है। उसके बाद सबसे ज़बरदस्त चीज़ आती है आपके पास global.css। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये दिखने में तो सिर्फ 3 छोटी छोटी सी लाइन है, लेकिन ये वो लाइन है जो कि आपकी पूरी टेलविंड होल्ड करता है। मेक सेंस? कैसे? मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, कमिट आउट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सेव करता हूँ। अब मुझे आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर करें। क्या टेलविंड मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है? क्या मैंने tsconfig की फाइल, टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल बनाई हुई है? क्या मैंने global.css की फाइल बनाई हुई है?
मैंने क्या किया, बस 3 स्टेटमेंट्स बोलने, अभी उनको क्या कर दिया है, कमिट आउट कर दिया। अब मैं जरा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। सब कुछ गया, टाटा बाय बाय। ये H2 जो था ये बड़ा हो गया, दिख रहा है, H2 बड़ा दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रही है, ये लिंक्स है तो इनके नीचे अंडरलाइन दिख रही है। मतलब ये ग्लोबल डॉट CSS सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी बात, ग्लोबल CSS का नाम तो खैर आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इस फाइल के अंदर जो 3 छोटे से स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 चीजें मौजूद हैं और आपने ये फाइल को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया हुआ है, टेलमेंट एक्टिविटी। मेक सेंस? सही है। 3 चीजें, टेलमेंट को इंस्टॉल करो, TS कॉन्फ़िग बनाओ, ग्लोबल CSS या कोई भी CSS की फाइल बनाओ, उसके अंदर ये 3 चीजें पुट करो। जरूरी है, नहीं करोगे, मैंने आपको दिखा दिया है कि इन 3 चीजों के ना होने की वजह से टेलमेंट इस्तेमाल होना बंद हो गई थी। तो ये 3 चीजें मौजूद हो, ये सब कुछ मौजूद है। अब जैसे मैं आप देखते हैं इसको कमिट करता हूँ, दोबारा स्टाइलिंग आ जाएगी, आ गई। तो मेक सेंस के होते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव्स। ये तीनों डायरेक्टिव्स हैं। ये टेलमेंट का बेस डायरेक्टिव है, ये कंपोनेंट डायरेक्टिव है, ये यूटिलिटीज डायरेक्टिव है। ये क्या है? ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ CSS होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा और मैं दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगा पिछली चीजें। टेलमेंट के अराउंड 3 खसूसी याद भाई। पहली, HTML को छोड़ने की जरूरत, पक्की बात है। दूसरी चीज, फ्रेमवर्क है, क्या है? तीसरी चीज, इट्स नॉट नेटिव। ठीक है। और अब जो मैं आगे वाली बात कहना चाह रहा हूँ, अगर नेटिव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना काफी है। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? तो 3 है। पहला, कॉन्फ़िग वाली फाइल टेलमेंट की। दूसरा, ग्लोबल CSS या फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन मेन चीज है उसके अंदर का कंटेंट। कंटेंट क्या था आपके पास? ये 3 डायरेक्टिव्स जो मैंने आपको दिखाए थे, कौन से? ये आपके सामने है। अगर ये 3 मौजूद है और सिर्फ ये फाइल मौजूद नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपको इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के साथ। जिस तरह हमने अपनी CSS को HTML के साथ लिंक किया था, उसी तरह, लेकिन इसका तरीका कुछ और है। मेन मकसद है लिंक करना। लिंक कर लिया, टेलमेंट एक्टिविटी, उसके बाद आप टेलमेंट का वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, जूम कर दूँ। अच्छा भाई, मैंने देखा कि आप लोग में से कुछ लोग क्लास की पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते हैं। कौन करता है ये कोई नहीं बताया? नहीं, मतलब मुझे इससे कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी हिम्मत है, क्योंकि मैंने जिसकी वीडियो देखी थी वो वीडियो भी बना रहे थे और साथ साथ काम भी कर रहे थे, तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि ये कैसा सिंक कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। एनीवेज, इट्स ऑल अप टू यू, बनाना चाहे बना सकते हैं। खैर, तो अब आते हैं एक्चुअल टेलमेंट के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, देयर आर अ फ्यू मोर स्टेप्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने क्या किया है, आपने अपनी टेलमेंट को इंस्टॉल किया, आपने कॉन्फ़िग की फाइल बनाई, आपने एक और चीज की। ये ऊपर के स्टेप्स थे, सही है। इन डिटेल में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि Next.js पहले ही टेलमेंट की इंस्टॉलेशन के साथ आता है। वरना अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं खुद ही इंस्टॉलेशन की तरफ जाऊं, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। आप Next.js का प्रोजेक्ट बनाना, तमाम क्वेश्चन के आंसर करना, लेकिन जब वो पूछे कि भाई ऐड टेलमेंट टू योर प्रोजेक्ट, तो आप आंसर में यस की जगह नो कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये वाली पेज दिखा दी है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई मैन्युअली इंस्टॉल टेलमेंट CSS टू योर Next.js। इसमें आप जो बाकी के भी स्टेप्स हैं वो देखने की आपको पता चलेगा क्या स्टेप है। इन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं कि प्रोजेक्ट एक लाइन बताई। आपने देखा था ये वाली फाइल हमारी टेलमेंट कॉन्फ़िग की, देखी थी भाई अभी? ये देखा था ग्लोबल डॉट CSS के अंदर। तो बेसिकली ये वही है, हमारे पास बना आ गया था, ये खुद कर। तो इसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, लेकिन हमें इसको चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी हैव इट। मेक सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है कि भाई ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग, टेलमेंट नेट स्टाइलिंग खत्म करनी है, टेलमेंट क्यों जरूरी है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, Next.js के अंदर कैसे लानी है, इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस? अब आते हैं एक्चुअल स्टाइलिंग के ऊपर। तो ट्रस्ट मी, मैं आपसे कतई झूठ नहीं बोल रहा, मुझे टेलमेंट बिल्कुल नहीं आती। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि मैंने कभी इसके ऊपर इतना गौर ही नहीं करा।
मैंने लास्ट टाइम यूआई के ऊपर काम किया था, कुछ साल गुजर गए, अब मैं यूआई के ऊपर इतना काम नहीं करता, लेकिन मुझे जिस चीज़ ने फ़ायदा दिया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं आपको नेक्स्ट जेस पढ़ाऊँ तो बोले वो नेक्स्ट जेस इज द बेस्ट, ये इस्तेमाल करने इसके अलावा तो कोई चीज़ ही नहीं, या अभी टेलमेंट पढ़ा रहा हूँ तो बोलो टेलमेंट इज द बेस्ट, ऐसा कदर भी नहीं है, टेलमेंट इज नॉट द बेस्ट। अगर आपको CSS नहीं आती मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको खुद स्टाइलिंग करनी नहीं आती, आप टेलमेंट को कभी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मैं टेलमेंट को इस्तेमाल कर रहा था तब मुझे टेलमेंट को इस तरह गो थ्रू करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी CSS की स्ट्रॉन्ग थी। मुझे बस ये देखना पड़ा था कि भाई CSS के अंदर ये चीज़ ऐसे होती है तो टेलमेंट में ये कैसे होती है, दैट्स इट। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, घंटा दो, मैं कह सकता हूँ मुझे टेलमेंट आती है, लेकिन मेन चीज़ जो है, जो मुद्दे की बात है, आपको CSS आनी चाहिए। इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई आपको CSS नहीं आती तो आप कोई अच्छे टेलमेंट के डेवलपर बन सकते हैं या अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं टेलमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो अगेन मुझे टेलमेंट नहीं आती, मुझे क्या आता है, मुझे CSS आती है। तो मैं बस हर चीज़ करने पे अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार ये चीज़ CSS के अंदर ऐसे होती है, ये चीज़ टेलमेंट के अंदर कैसे होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले प्रीरिक्विजिट है कि आपको CSS आनी है, भाई आपको टेलमेंट CSS आती है, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल 100% ट्रस्ट भी कर लूँगा और बिलीव भी कर लूँगा। मेक सेंस? तो मुझे बताओ भाई, अपने खुद को गवाह जानते मानते पहचानते हुए आप में से किस किस को अपनी CSS की स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं कर लेता हूँ, मैं H1 को कुछ स्टाइलिंग दे सकता हूँ, मैं डिव को कुछ कर सकता हूँ, इधर उधर कर सकता हूँ, मैं मार्जिन लेफ्ट दे सकता हूँ, मार्जिन राइट दे सकता हूँ, टेक्स्ट को सेंटर कर सकता हूँ। इतना किसको आता है? बट दैट्स बस इतना आता है। इसके बाद तो स्टाइलिंग फिलॉसफी आपके जहन में होनी चाहिए कि यार चीज़ें दिखानी कैसे हैं, ये चीज़ यहाँ पे कैसे करनी है, ये चीज़ यहाँ पे कैसे करनी है। लेकिन अगेन मैं फिर बोलूँगा कि अपनी CSS को टाइम दें, HTML को टाइम दें, रिएक्ट को टाइम दें, फिर टेलमेंट के ऊपर आए। इट्स नॉट लाइक बोलूँगा जस्ट जंप इनटू टेलमेंट, नो। लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि हम टेलमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। आपने CSS खुद पढ़नी है अपने तौर के ऊपर, और टेलमेंट जो हम पढ़ा रहे होंगे वो है। तो ज़रा अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर करें और अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएं। जब तक अपने साथ वाले को पढ़ने को मिल जाएगा। लास्ट क्लास में इसलिए नहीं मिला था क्योंकि हमने कवर ही नहीं किया था, हमने टेलमेंट कवर करनी थी और उसके अराउंड भी आपको असाइनमेंट मिला था। याद रखिएगा, डिस्कॉर्ड के ऊपर आज रात को आपको लिंक मिल जाएगा और उसके अंदर सबमिशन के इनपुट्स होंगे, वहाँ पे आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है। कब तक करना है? लास्ट क्लास से, मतलब आने वाली क्लास से पहले करना है, जो हमारी कमिंग क्लास होगी। असाइनमेंट क्या है? आपको वही 5 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। कंपोनेंट आर्किटेक्चर यूज़ करना है, ठीक है। तमाम स्कोप वाइज इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, ओके। तमाम चीज़ें याद रखें। 5 पेजेस कंपोनेंट आर्किटेक्चर, नेविगेशन से मुराद लिंक एल कंपोनेंट को यूज़ करना है ताकि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकूँ। लोडिंग स्टेट मुझे चाहिए, एरर स्टेट किसी पेज पे मुझे चाहिए, लेआउट का इस्तेमाल मुझे चाहिए है। समझ सकते हैं आप, जिसने पहली दिन तक बना ली वो तो खुश होगा कि हाँ भाई इतना तो बना लिए, जिसने नहीं बनाया उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम और परेशानी की बात हो सकती है। सही है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके साथ साथ टेलमेंट को यूज़ करते हुए आपने अपने तमाम पेजेस को स्टाइल करना है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टाइलिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं करना कि हेडिंग लिख देना H1 और उसको कलर दे देना ब्लू, एक में पिंक एक में रेड, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। टेलमेंट को इस्तेमाल करते हुए वाकई कोई चीज़ बनानी है, कोई बैनर हो, कोई हेडर हो, कोई डिव इधर हो, कुछ डिव इधर हो। मैं किसी चीज़ के ऊपर अभी आपको जज नहीं करूँगा कि भाई कैसी UI बनाई है, क्या किया है, नो। अपनी प्रैक्टिस के लिए करना, हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे यकीन माने वाकई जज करूँगा अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो अगेन जिसने पहले किया हुआ था उसके लिए बस एक और टास्क है कि भाई टेलमेंट CSS को इस्तेमाल करना है। जिसने नहीं किया, 5 पेजेस, कंपोनेंट आर्किटेक्चर, नेविगेशन से दोबारा मुराद यही है कि एक दूसरे में पेजेस को लिंक करना है, लेआउट को इस्तेमाल करना है, एरर स्टेट को इस्तेमाल करना है, लोडिंग स्टेट को इस्तेमाल करना है, और जो आपने पेजेस बनाए हैं उनको टेलमेंट का इस्तेमाल करते हुए स्टाइल करना है और पेजेस के अंदर कुछ कंटेंट मौजूद हो। मेक सेंस? क्लियर? बाकी आपको फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर भी
तमाम चीज़ें डिफाइन होंगी। मैं बस अब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को वहाँ पे समझ नहीं आए तो उसको कोई मौका न मिले वो बोले कि भाई मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब्दुल्ला ने आसानी है, उसके पास थोड़े से चेंजेस करने हैं, जिसने नहीं किया उसने पूरा प्रोजेक्ट बनाना है और इन तमाम चेंजेस के साथ। एनीवेज जी, वैसे सबके लिए ग्रुप ओपन है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाकर डिस्कॉर्ड देखिएगा, वेडनेसडे का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिएगा जो आपके वेडनेसडे के, जो किसी और क्लास से आ रहे हैं, वो अपने किसी वेडनेसडे के जो स्टूडेंट है साथ में बैठे हैं अपने दोस्त से पूछ लें, वो आपको लिंक दे देंगे। वैसे तो सबको एक्सेस मौजूद है, पब्लिक एक्सेस है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम कुछ ज़बरदस्त चीज़ बनाने जा रहे हैं यूजिंग टेलमेंट CSS। तो हम क्या करते हैं, लेट से अब्दुल्ला एक H1 बना दो, उसके अंदर हाँ बस सही हेलो वर्ल्ड लिख दिया, बस इतना ही रखो। ये ज़रा ब्राउज़र में जाके दिखाना है, देखिए कैसे है। अभी करेंगे, बिल्कुल जूम करेंगे। दिख रहा है भाई ब्राउज़र के अंदर हेलो वर्ल्ड? थोड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा कर दिया। ये बंद कर दो फाइल। अच्छा, सही है, जबरदस्त। अब जरा अपने इसको भी बड़ा भाई, जब अब दिख रहा है, क्लियर है, सही है। अब जरा अपने कोड में भी आ जाएंगे, उसको भी ठीक ठाक बड़ा कर दें और ये टर्मिनल भी बंद कर दें और फाइल एक्सप्लोरर भी बंद कर दें, ताकि हमारा फोकस बस एक ही विंडो के ऊपर हो। बंद कर दें इसको। इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा और, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये H1 आपके सामने है। ब्राउजर में जरा दोबारा दिखाना। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ये बड़ा नहीं दिख रहा, ये हमने जूम किया हुआ इसलिए बड़ा दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक कि टेलमेंट यूज करने के बाद भी H1 इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। कोई डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं, डिफॉल्ट स्टाइलिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने टेलमेंट को इंटीग्रेट कर लिया। अब अब्दुल्ला यार, मैं सबसे पहली चीज़ चाहता हूँ कि मैं इस हेलो वर्ल्ड को क्या कलर दे भाई? मेरे फेवरेट कलर 5 ही हैं, इसको रेड कर दो जरा, इनकी आंखों पे चुभने को मजा आया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अब्दुल्ला ने एक चीज़ लिखी है क्लास नेम। इसका आपको यूज टू होना पड़ेगा अगर आप HTML की दुनिया से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप HTML में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे किसी एलिमेंट को क्लास देने के लिए जो प्रॉपर्टी या जो एट्रीब्यूट आप लिखते हैं वो होता है सिंपल क्लास। क्या होता है? क्लास। बट व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर Next.js, यहाँ पे अगर आपने किसी एलिमेंट को क्लास देनी है तो सिर्फ आप क्लास इक्वल टू लिख के सिंगल या डबल कोट्स के अंदर क्लास नहीं दे सकते। आपने लिखना होता है क्लास नेम, एंड नेम का जो N है वो कैपिटल होना चाहिए। ये वो गलती है जो हर कोई करता है अपने टाइम पे जब वो HTML से रिएक्ट के ऊपर स्विच कर रहा होता है। तो हमेशा इसका गौर कीजिएगा इस पर, वरना आपके पास एरर आएगा तो एरर पढ़ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। मेक सेंस? तो क्लास नेम। अब अब्दुल्ला यार, करना ये है कि इस H1 को हमने क्या कर देना है, H1 के कलर को हमने कर देना है रेड। मुझे नहीं पता अब इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती वेबसाइट नहीं लेके आया कि भाई बड़ा सा नैव है, नेविगेशन है और ये स्क्रॉल जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन आपको अप्रोच तो पता हो कि यार टेलमेंट को इस्तेमाल कैसे करना है जब आपको CSS आती है। तो मैंने बस एक चीज़ रिक्वायरमेंट रखी आपके सामने कि यार मुझे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो अब्दुल्ला ने एक क्लास दे दी। खैर अब्दुल्ला ये भी क्लास दिखा दो, ये क्या करते हैं, BG Red 800 जाके दिखाओ ब्राउजर के अंदर। इसने क्या कर दिया, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को क्या कर दिया, रेड कर दिया। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को अब येलो करना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड ब्लैक रेड हो गया तो मुझे टेक्स्ट येलो करना है। तो नहीं, ऐसे नहीं, आपको तो आती है ना भाई। अब हमारा और इनका क्या, हमें नहीं आती, हम कैसे देखें? सही है, आपको पता है भाई टेक्स्ट कैसे कलर देना है टेलमेंट के अंदर? मुझे भी नहीं पता, ये इनको माशाल्लाह आती है तो ये हमारी डिच करवा रहे हैं कि मैं तो कर दूंगा। आप जाएं जरा टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर,
जरा हाँ यहाँ पे लिखें टेलमेंट CSS, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाए, वहाँ से पता लगाएंगे कि टेक्स्ट को मुझे कलर चेंज करना है तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे किस तरह चेंज करना है। बस टेलमेंट CSS लिख दो, बाकी हम खुद ही ढूंढ लेंगे। सही है, आप ये पहला लिंक खोलें। अच्छा मैं बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या थी जब मैं सीख रहा था, इस पर काम कर रहा था। सबसे पहले आपने टेलमेंट CSS की डॉक्यूमेंटेशन में आना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे आके आपको ये सबसे ऊपर आपका लेफ्ट टॉप पे देखें, आपको सर्च बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे क्लिक करना ऊपर। सही। अब मुझे मजे की बात थी, मुझे CSS आती थी और मैंने करना क्या था, टेक्स्ट कलर चेंज करना था। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, टेक्स्ट कलर। जरा लिखना टेक्स्ट, आगे ऑप्शन। अब आप इसको गो थ्रू करें कि यार टेक्स्ट कलर को कैसे चेंज करना है। कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसने दी हुई है कि भैया आप कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरा अब्दुल्ला स्क्रॉल करना, बड़ा मसला नहीं है, वो तो छोड़ दें, बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए या घर जाके आराम से। बस किया मैंने यह, मैं टेलमेंट की वेबसाइट पे गया हूँ, मुझे CSS की नॉलेज थी, मुझे पता था कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन में लेफ्ट टॉप के ऊपर आपके पास एक सर्च बॉक्स होता है, वहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट कलर, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दे दिया, मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया, मैं राइट अवे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। अब जरा अब्दुल्ला इधर स्क्रॉल करना, इन्होंने बहुत सारे कलर बताए, अगर आप देखें तो कुछ कलर के नाम ऐसे हैं जो कि हमें नहीं पता, यहाँ पे जरूर पता होगा लेकिन हमको नहीं पता होगा। आपको पता है स्लेट नाम के कलर होते हैं, स्लेट आपको पता है, बिल्कुल पता होगा, क्यों ना पता होगा आप लोगों को, ऐसे कैसे। ग्रे पता है, ग्रे पता है। तो यहाँ पे आप कुछ स्टाइल्स दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट ग्रे और उसके बाद एक नंबर। जरा इसको जूम करना है यार, इसको जूम नहीं कर सकते हैं, हाँ बस इतना। अब दिख रहा है थोड़ा बहुत, नहीं यार ये दिख तो रहा है, किस किस को दिख रहा है, डैश ही है मेरे प्यारे दोस्त, टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 100 200 300 400 500 600। अब ये क्या है, ये है कलर को कितना आप लाइट करना चाहते हैं और कितना डार्क करना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज के ऊपर लगा, वो ये है कि टेलमेंट की सबसे मजेदार चीज ये है कि वो कुछ कलर्स के साथ आता है। क्या आता है, कुछ कलर्स स्कीम के साथ आता है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल है ये कि इसको पहले ही पता है कि भाई स्लेट नाम का एक कलर है और उसको मुझे किससे अटैच करना है, कलर से लेफ्ट पे देखें किस चीज से अटैच करना है, टेक्स्ट के साथ। पहले क्या चीज लिखी हुई है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, डैश देके आपने कलर का नाम बता दिया, येलो ग्रीन पर्पल स्लेट ग्रे ब्लू पिंक, जो भी आप देना चाहते थे। और उसके बाद टेलमेंट जो अप्रोच यूज करता है वो है 100 से लेके 950 या फिर 1000 तक, ठीक है। जरा स्क्रॉल करना, जरा देखो कहाँ तक जा रही है, स्क्रॉल करो, किसी और का दिखाओ ऊपर, ठीक है। तो आपके पास ऐसे 100 से लेके 950 तक का पूरी वेरिएशन होती है। 100 मतलब वो कलर सबसे लाइट वेरिएंट के अंदर होगा, 950 या जो भी 1000 वेरिएंट है इसका मतलब वो अपने पूरे जोबन पे होगा, फुल डार्क होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ये अप्रोच पकड़ लें कि यार टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेलमेंट की बताई हुई क्लासेस क्या है, टेलमेंट डैश कलर का नाम डैश कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए, कितनी सैचुरेशन होनी चाहिए है, वो 100 से लेके आपके पास 950 तक की पूरा स्केल है, आपकी मर्जी आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से पिंक इसका, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को पर्पल करना है तो मैं कैसे करूँगा, टेक्स्ट हाइफन पर्पल, मेरा कोई भी नंबर। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों बस आपको ये स्कीम पता चल जाए कि अगर टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो थ्रू और जो भी कलर मैं यूज करूंगा फॉर्मेट यही होगा कि पहले टेक्स्ट लिखूंगा डैश जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी, रेड ग्रीन ब्लू पर। और मेक सेंस? तो आप जरा दोबारा अपने कोड के अंदर आना और यहाँ पे इसको हटा दो। ये क्या इस क्लास दे भाई, टेक्स्ट डैश पर्पल डैश हाइफन
ये देखिए आपके पास सारी वेरिएशंस आ रही हैं 50, 100, 150, 200, इट्स ऑल अप टू यू, आप कौन सी वेरिएशन चूज करना चाहते हैं। लेट्स से आई वांट टू गो विद 700, तो मैं 700 करूंगा, सेव करेंगे, जाएं भाई। टेक्स्ट पता हो गया, ये इतना सिंपल है, मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज बताई है टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि मुझे CSS आती थी। अब अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं दोबारा टेबल पे जाऊंगा, लिखूंगा बैकग्राउंड। अच्छा, मजे की बात, अगर आपने ये प्रैक्टिस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार फॉलो कर ली, तो आप टेलविंड की स्टाइलिंग की फॉर्मेट से वाकिफ हो जाएंगे। आपको बार बार बैक एंड फोर्थ मूव करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार टेलविंड का क्लास सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो अपनी क्लासेस को कैसे स्ट्रक्चर कर रही है, और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अभी मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना था, तो सबसे पहले क्या चीज़ आई, टेक्स्ट, उसके बाद कलर का नाम, और फिर जितना भी मैंने डार्क किया, लाइट करना था वैसे ही। अब अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो पहली चीज क्या है, मुझे चेंज क्या करना है, बैकग्राउंड। टेलविंड ने और आसानी कर दी है, वो बैकग्राउंड को BG बोलता है, सही है, कोई मसला, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज आती है, टेक्स्ट के बाद मैंने क्या दिया था अपना कलर, सेम गोज फॉर बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड के बाद हाइफन के बाद क्या आएगा, कलर, और उसके बाद उसको कितना डार्क लाइट रखना है, इट्स ऑल अप टू यू मेरे प्यारे दोस्तों। जरा दोबारा जाना अपनी टेलविंड के अंदर, हाँ टेलविंड के अंदर अपनी फाइल है। मुझे अपने बैकग्राउंड को करना है रेड, वेरिएशन लिखते हैं 500। आप बताएं किस तरह लिखेंगे, BG हाइफन रेड हाइफन, मुझे सोच सोच के खुशी हो रही है किस तरह का लिखेंगे, 500 नहीं 800 करो, 800। अच्छा, एक लिमिट है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, 50 से नीचे नहीं जा सकते, और आई गेस 950 से ऊपर नहीं जा सकते, याद देखना। वाह, कैसा दिख रहा है, जबरदस्त। चलें, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजों के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर पढ़े, किसी एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर होता है, तो मैं चाहता हूं यार मैं अपने H1 को क्या दे दूं, बॉर्डर दे दूं। तो अगेन मुझे स्टाइलिंग में, मतलब टेलविंड के स्टाइलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यार बॉर्डर नामी एक कॉन्सेप्ट CSS के अंदर मौजूद है। तो मैं कहाँ जाऊँगा दोबारा, टेलविंड के अंदर। जरा जाना मेरे प्यारे दोस्त टेलविंड के अंदर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब मुझे क्या लिखना है भाई, क्या सर्च करना है, बॉर्डर। तो मैं दोबारा सर्च पे आऊँगा, मेरे ख्याल से आपको स्मॉल करना पड़ेगा, सर्च बॉक्स ऐसे नहीं दिखता। अभी समझ गए, मसला नहीं है, अभी कर जाएंगे। स्मॉल करो, ज़ूम आउट करो, ठीक है। ये सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके क्या लिखेंगे, बॉर्डर लिखो भाई, बॉर्डर, सही है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास आ गया बॉर्डर, आ गया बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। बॉर्डर में पहली चीज आती है, बॉर्डर आप कितनी लेंथ का देना चाहते हैं। लेंथ से मुराद ये है बेसिकली उसकी कितने पिक्सल्स होने चाहिए, ठीक है। 1 पिक्सल, 2 p 1 पिक्सल, 3 p 1 पिक्सल, जितना भी आप देना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि बॉर्डर की पहले तो मैं हाइट बताऊंगा कि मैंने कितनी हाइट का बॉर्डर रखना है। तो इसमें ये तमाम चीज़ें मैं बताएंगी। इन्होंने अपना क्लास नेम बताया हुआ है, और उस क्लास नेम के अगेंस्ट क्या स्टाइलिंग लगेगी वो भी बताया है कि भाई जब आप बॉर्डर 8 लिखेंगे, इट मींस बॉर्डर विड्थ 8 px होगा। मेक सेंस? ये वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिनको स्टाइलिंग आती है, जिनको CSS आती है। क्लासेस के क्लासेस के कॉलम से भले आप वाकिफ ना हो, लेकिन जो प्रॉपर्टीज का कॉलम है आप उससे वाकिफ है कि हाँ यार बॉर्डर विड्थ और विड्थ जितनी देनी है मैं उससे वाकिफ हूँ। तो ज़रा ये करना, बॉर्डर 8 देना, मुझे अपनी 8 विड्थ का बॉर्डर देना। तो मुझे क्या चीज़ कॉपी करनी है, लेफ्ट वाली राइट वाली? लेफ्ट वाली, ऑब्वियसली आपका लेफ्ट, क्योंकि वो टेलविंड की दी हुई स्टाइलिंग है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, अपने ब्राउजर में जाऊँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ज़रा जाके दिखाना अभी कुछ दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने बॉर्डर को कलर नहीं दिया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वाइट कलर का बॉर्डर आपको दिखता है, तो ये दिख रहा है भाई, समझ आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब मुझे अपने बॉर्डर को कलर देना है। क्या देना है? अगेन मुझे टेलविंड आपका नाम उबैद, उनैद के लिए तालियां भाई, सही उनैद। कोई और आंसर देना चाहिए जी सर?
अभी तो बताया था ग्लोबल सीएसएस के अंदर जो 3 चीजें हैं, जो 3 डायरेक्टिव हैं, वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन है। क्या है आपके लिए? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन सही है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट एब्स्ट्रैक्ट अवे द कॉम्प्लेक्सिटी। सही है। यहाँ पे जो मैं एब्स्ट्रैक्शन बोलना चाह रहा हूँ वो है कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा हूँ कि यार ये सारी स्टाइलिंग आ कैसे रही है, मैं तो बस क्लास नेम दिए जा रहा हूँ, ये कैसे तमाम चीजें हो रही हैं। ब्लू बोल रहा हूँ ब्लू हो जाता है, रेड बोलता हूँ रेड हो जाता है, ब्लैक बोलता हूँ ब्लैक हो जाता है, बॉर्डर बोलता हूँ बॉर्डर लग जाता है। तो जरा ग्लोबल सीएसएस के अंदर आना। नीचे वाली चीजों को भूल जाए, जो दिख रहा है उसको भूल जाए। 3 चीजें सबसे ऊपर दिख रही हैं, ये बेसिकली आपकी एक्चुअल स्टाइलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्ट अवे कर रहा है। ये 3 स्टेटमेंट सिर्फ 3 स्टेटमेंट नहीं थे। आपने देखा था कि जब मैंने ये 3 स्टेटमेंट हटा दिए थे तो टेलमेंट काम करना बंद कर गई थी, ऐसे हुआ था। तो बेसिकली ये 3 चीजें वो हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स तमाम स्टाइलिंग होल्ड करती है कि यार जब कोई बोले टेक्स्ट रेड 100 तो बिहाइंड द सीन क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि भाई हुआ ये होगा कि इस क्लास के अराउंड स्टाइलिंग इन 3 में से किसी के पीछे छुपी हुई होगी। मेक सेंस? तभी मुझे वो दिख नहीं रही, लेकिन क्योंकि मैंने इन 3 चीजों को इस्तेमाल किया हुआ है और ये जानते हैं कि यार जब वो वाली क्लास नेम दी जाए तो उस क्लास नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे क्या स्टाइलिंग शो करनी है। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं, अब्दुल्ला यहाँ पे नीचे आना, जरा इंटर करना। लेट्स से मैंने अपनी HTML में या हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने JSS के किसी एलिमेंट में जाके क्लास दी टेक्स्ट रेड 200। क्या दी? तो लेट्स से इस बेस डायरेक्टिव के अंदर जो सबसे ऊपर वाला है इसके अंदर एक क्लास डिफाइन होगी। जरा लिखना डॉट टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 200 कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसी देते हैं ना भाई सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग ऐसी देते हैं। अब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ यहाँ पे आसान लफ्जों में भी लिख दो टेक्स्ट कलर रेड। कॉलन 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 सीएसएस के अंदर जो स्टाइलिंग लेते हैं और इसको इंटर कर दो एक लाइन नीचे। क्या बात, कलर हटे, ठीक है। हाँ कलर, ये टेक्स्ट हटा दो, सीएसएस वाली स्टाइलिंग चाहिए, ये हटा दो, नीचे टेक्स्ट हटा दो। और अब मैं सर्च करूंगा बॉर्डर कलर। क्या? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा क्योंकि मैंने जान के वो चीज़ नहीं बताई। हाँ ये बॉर्डर कलर आपने लिखा, ट्रस्ट मी अभी हमने टेलमेंट को तो कुछ देखा ही नहीं। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अपनी सीएसएस की नॉलेज और बस टेलमेंट की जिस तरह वो बता रहे हैं इस तरह करना है इस तरह करना है। तो बस अब यहाँ पे देखें जिस तरह जब टेक्स्ट को कलर देना था, अब कनेक्ट करें चीज़ों को, टेलमेंट की फिलॉसफी समझने की कोशिश करें कि जिस तरह जब टेक्स्ट को कलर देना था तो पहले टेक्स्ट लिखा, कलर का नाम लिखा और जो भी वेरिएशन यूज़ करनी थी वो यूज़ कर ली। बैकग्राउंड चेंज करना तो सबसे पहले क्या लिखा? बीजी, क्या कलर देना था? वेरिएशन दे दी। अब बॉर्डर कलर है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या देना है? नीचे आना, बॉर्डर कलर का नाम, बॉर्डर जरा देना आप येलो, येलो 300। कैसे देंगे बताओ भाई? बॉर्डर हाइफन येलो हाइफन, आ गई यार आप लोगों को टेलमेंट, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो भाई लिखना जरा। हाँ बॉर्डर, कोई मसला नहीं है, इनका नेट का इशू हो गया लेकिन हमें पता है कि हमने करना क्या है। सो नो वरीज, कॉल आ गई। ब्लू नहीं यार, ब्लू नहीं, येलो। ब्लू तो थोड़ा अच्छा लगेगा, येलो लगाओ। 300।
जाना यार ज़रा। क्या बात है, क्लियर, ताली यहाँ। रिपीट तो मैंने करना ही नहीं, करना ही नहीं है मतलब करना ही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी जी का सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं सवाल करने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना एक सवाल करना है, तो वो मैं यही था, मैं बताए बगैर आगे चला गया था और जान के गया था, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बारी क्योंकि मैंने हैंड रेज करवा लिया, आप सबको समझ आ गया, ऐसी है। यहाँ से बहुत ले लिए, अभी यहाँ से। मेरे प्यारे दोस्त, आप चेक शर्ट आपने पहनी लिया है, यस, ब्लू और ग्रे। हाँ, ये सब आती है ना, HTML भी आती है, थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी आती है, मसलन मुझे भी थोड़ी आती है। आप बैठ जाएं सर, आप बैठ जाएं, इनसे सवाल है। आप क्लासेस में जो है वो बैठ जाएं। हमने HTML CSS के ऊपर काम किया था। हम देख रहे थे, हम क्लास जो देते थे, जो भी क्लास देते थे, उसको जाके अपनी CSS के अंदर इस्तेमाल करते थे। लेट्स से मैंने एक H1 दिया, H1 के अंदर मैंने क्लास दी हेडिंग। अब ये हेडिंग इटसेल्फ कुछ नहीं था, ऐसी है, मैंने इस हेडिंग को जाके अपनी स्टाइल की फाइल के अंदर ग्रैब करना है, सही है। जब मैं उसको ग्रैब करूंगा और फिर उसके अराउंड स्टाइलिंग दूंगा, तब एक्चुअली स्टाइलिंग जो है वो दिखेगी, वाजे होगी, तमाम चीज़ें होंगी, ऐसे ही है। अब ज़रा कोड के अंदर आना मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास नेम के अंदर विच इज इक्वल टू द क्लास इन HTML, सही है। क्लास नेम से कोई जादू नहीं बन गया, क्लास नेम समझे आपकी HTML की क्लास का एट्रीब्यूट है, वो सही है। उसके बाद मैं डिफरेंट क्लास का नाम दे रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट ब्लू दे दिया, मैंने फलाना ढिमाका जितने भी मैंने क्लासेस दे दिए। इसकी स्टाइलिंग मैंने कहीं नहीं दी, लेकिन ये खुद ब खुद लग रही है, क्या मसला है। डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग तो खत्म कर देते हैं। अब यही पढ़ा ना कि भाई डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग तो खत्म हो जाती है, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग तो रहती ही नहीं है। तो ये क्या चल रहा है कि ये तो कोई जादू हो गया है कि मैं बस नाम लिख रहा हूँ और वो काम करे जा रहे हैं कि भाई मैंने बोला ब्लू कर दो, उसने ब्लू कर दिया, मैं बोला। तमाम क्लासेस के अगेंस्ट जो स्टाइलिंग है, इसे किसी ने छुपा के रखी हुई है, हमें बस क्लास नेम देना है, बिहाइंड द सीन जो स्टाइलिंग है वो खुद ही लग जाएगी। मेक सेंस? बस ये थी आपकी टेलमेट, और आई होप अब आपको प्रोजेक्ट करने में कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होगी। अब अगर आपको मार्जिन देना है, आपने पढ़ना है कि भाई मार्जिन कैसे देना है, मार्जिन लेफ्ट कैसे देना है, राइट कैसे देना है, फ्लेक्स बॉक्स कैसे इस्तेमाल करना है, टेलमेट से आगे मुझे बता देना, ग्रिड कैसे इस्तेमाल करना है, टेलमेट से आगे मुझे बता देना। जरा थोड़ा मार्जिन की तरफ आते हैं, इसको हटा दो, आई गेस इनको समझ आ गया होगा। ये ग्लोबल CSS में जाओ, ये क्लास हटा दो। अब थोड़ा मार्जिन की तरफ आते हैं, ठीक है। जरा ब्राउजर के अंदर आना दोबारा, सब करेंगे, सब दिख रहा है ये? अच्छा, वहां से असेंबली की तरफ। हाँ, ऐसा करते हैं, आई गेस नमाज ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम पहले 10 मिनट ऊपर चले गए। तो इट्स 8:40, 8:50 पे आफ्टर 10 मिनट्स हम अपनी क्लास का दोबारा बाकायदा आगाज करेंगे। तो 10 मिनट ब्रेक के बाद प्राइस की अदायगी। लेकिन अगर आपको नहीं आती CSS तो फिर ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो मेक श्योर जरा CSS को कुछ टाइम दें और ये वाली अप्रोच फॉलो करके देखें। इट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये अप्रोच फॉलो की थी, मुझे बड़ा फायदा हुआ। मे बी यू हैव अ बेटर अप्रोच, आप उसके साथ जाएं, आप टेलमेट की पूरी क्लासेस याद करें, याद करने बैठे पूरी 1000, 2000, 3000 अपनी पता कितनी होंगी, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स फाइन। इसके साथ साथ अब आपकी आसानी के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ। आपने देखा था कि अभी अब्दुल्ला जब टेलमेट की क्लासेस लिख रहे थे तो सजेशंस आ रही थी, देखा था? तो इससे और आसानी कर देते हैं। VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन है, ठीक है, वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपने जाना है एक्सटेंशंस के अंदर, यहाँ पे आपने सर्च करना है टेलमेट, ये VS कोड के अंदर है सब कुछ, सही। यहाँ पे आप लग जाके लिखेंगे टेलमेट, थोड़ा टाइम लगेगा, खैर हमें शो नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप जैसे टेलमेट लिखेंगे आपके पास पहली सजेशन आ जाएगी, उसको आपने इंस्टॉल करना है। ये आ गया आपके पास, सही है, टेलमेट CSS की पहली सजेशन, ये आइकन होगा, तमाम चीज़ ये अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप टेलमेट की क्लासेस लिख रहे होंगे तो आपको सजेशंस मिल रही होंगी कि
लेट्स आप अगर टेक्स्ट रेड तो तमाम वेरिएशंस बता रहा होगा 50, 100, 200, 300, तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हो सकता है आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चीज़ों को कनेक्ट करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, चीज़ें कभी मुश्किल नहीं होती। हमारा देखने का ज़ाविया थोड़ा अलग होता है जो उसको मुश्किल बनाती है। सो चीज़ों को बड़ा इजी पीजी लिया करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए हम अपनी खूबसूरत वेबसाइट के ऊपर आते हैं जिसको हमने इतना प्यारा डिजाइन किया था, उसको फर्दर डिजाइन करना कंटिन्यू करते हैं। सही, कौन सा पेज था मेरे? ठीक है, तो हमारी प्यारी सी वेबसाइट थी जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, रेड कलर का बैकग्राउंड, रेड कलर का बैकग्राउंड है और येलो आपके पास बॉर्डर आ रहा है। अब थोड़ा सा डिफरेंट चल रही है तो स्टाइलिंग के हिसाब से होगा। आप जाते थोड़ा मार्जिन पैडिंग के अराउंड खेलना। ठीक है, मार्जिन पैडिंग जो है वो बहुत ही कोर कंपोनेंट है स्टाइलिंग का। जब आप किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान सेपरेशन चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं या पैडिंग चाहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन? यहाँ से मैं अभी 3 आंसर ले चुका हूँ, अब यहाँ की बारी है और मैं पीछे से बोलूंगा। आपको मैंने देख लिया ना, आपको नहीं देखना है। आप ब्लू एंड वाइट स्कार्फ, हाँ उसको क्या बोलते हैं? पिंक पाइपिंग बोलते हैं। बॉर्डर जो भी आपका जिनमें 8 px का पिंक बॉर्डर है जिनका दुपट्टे में। आप अब तो कोई भी नहीं है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं और कंसाइज कर नहीं सकता, मैं ज़्यादा स्टाइलिंग में चल रहा हूँ। फास्ट बस मुझे ये बता दें कि भाई पैडिंग और मार्जिन के अंदर फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन? इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब जी तालियां भाई इनके लिए। अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये आप आउटलाइन देख रहे हैं येलो कलर की, बहुत बड़ी सी, बहुत मोटी ताजी आपका आउटलाइन दिख रही है। अगर मैं चाहता हूँ इससे बाहर मैं कोई डिस्टेंस लेके आऊँ, कुछ सेपरेशन लेके आऊँ, तो मैं मार्जिन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसके और ये जो येलो बॉर्डर है इसके दरमियान कुछ और डिस्टेंस है, तो मैं क्या यूज करूंगा? एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का डिफरेंस पैडिंग कहलाता है। एक्चुअल कंटेंट और उसके बॉर्डर के दरमियान का डिफरेंस क्या कहलाता है? पैडिंग। एक्चुअल कंटेंट के बॉर्डर के बाहर का डिस्टेंस क्या कहलाता है? मार्जिन। ठीक है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिफरेंस पैडिंग, बॉर्डर के बाहर का डिस्टेंस क्या? मार्जिन। याद रखिएगा। ठीक है, तो जरा मैं चाहता हूं कि यार जरा दिखाना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो येलो बॉर्डर के साथ टेक्स्ट बड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो जैसे ही येलो बॉर्डर खत्म हो रहा है फौरन ही आपका एच स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप? मैं चाहता हूं थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आऊं, तो मैं चाहता हूं एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान डिस्टेंस, तो मैं पैडिंग यूज करूंगा या मार्जिन? क्या यूज करूंगा? चलो मैं अपनी आसानी करता हूं, पैडिंग। चलिए थैंक यू। मार्जिन, ओके कूल। तो जरा देखते हैं कि हम क्या देंगे। हम देंगे पैडिंग, बिकॉज डिस्टेंस इज बिटवीन द बॉर्डर एंड द एक्चुअल कंटेंट वी हैव। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ पैडिंग। तो पैडिंग कैसे देते हैं भाई? टेलमेंट आसानी तो करता है लेकिन किसी किसी पॉइंट में बहुत आसानी कर देता है। जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना था तो उसने क्या दे दिया? BG। वैसे अगर आपने पैडिंग देनी है तो आपको पूरा पैडिंग हाइफन डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आप लिखें P हाइफन डिस्टेंस और आपका वो डिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
तो लेट्स से मुझे पैडिंग करनी थी, मुझे नहीं पता था, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखूंगा पैडिंग जैसे देखूंगा, ये वाला आपको पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर पूरी लिस्टिंग है कि यार ये क्लासेस हैं और इस क्लास के करस्पॉन्डेंस क्या आपको स्टाइलिंग मिलती है, वो तमाम चीज़ें मौजूद है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार जो पैडिंग हो वो हो 5px की, तो बाय डिफॉल्ट जो यूनिट होता है वो पिक्सल्स ही होता है। तो मैं लिखूंगा p डैश या हाइफन 5, नॉट x ओनली, p 5। सेव करें, एच आ गया, हाँ चारों तरफ से चाहिए मुझे, हर तरफ से चाहिए फिलहाल। इट्स कमांड एस या आप अब देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, आ गया भाई, बल्कि कुछ ज्यादा डिस्टेंस आ गया। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान क्या आ गई, बहुत ज्यादा पैडिंग आ गई। मेक सेंस? ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ पैडिंग बोलते हैं ना, तो वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर पैडिंग देता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो इसने यही किया है, इसने क्या किया है, यही किया है। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं चाहता, मैं कहता था कि भाई सिर्फ मुझे लेफ्ट के ऊपर कंटेंट और बॉर्डर में डिस्टेंस चाहिए, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट टॉप या बॉटम पे कतन नहीं चाहिए है, सिर्फ बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो उसके लिए बड़ा आसान है, आप लिखेंगे PL। क्या लिखेंगे? PL। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक अप्रोच है PL, एक और अप्रोच हो सकती है P-L-5। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, PL-5 या P-L-5? चलो जरा देख लेते हैं। आ गई, सिर्फ लेफ्ट के ऊपर आ गई। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिजाइन सिस्टम, उसकी फिलॉसफी है, उसने एक अपनी क्लासेस का सिंटैक्स फॉर्मेट रखा हो। आपने थोड़ी बहुत क्लासेस देखनी है हियर एंड देयर, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो क्या करे। अब लेट से मुझे मार्जिन लेना है, मुझे पता है यार उसने मार्जिन पूरा नहीं लिखा हुआ और उसने मार्जिन को क्या बोल दिया होगा, M। राइट में मार्जिन लेना है तो मुझे पता होगा मुझे क्या लिखना है, MR। कितना मार्जिन देना है FN के बाद दे दूंगा। तो एक चीज देखी, उससे कनेक्टेड जितनी चीजें थी खुद ही रिफर हो गई। कलर वाली चीज देखी, एक टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, उससे पता चल गया बैकग्राउंड कलर से कैसे चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपने तमाम वेरिएशंस की एक एक चीज पकड़ लो, बाकी तमाम चीजें आपको खुद ही कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे अभी मैंने बोला कि भाई मार्जिन लेफ्ट मतलब बॉर्डर के बाहर मुझे राइट साइड के ऊपर 4px या 4 के अगेंस्ट जो भी यूनिट यूज हो रहा है उतना मुझे डिस्टेंस चाहिए है। तो इन्होंने बोल दिया नो नॉट लेफ्ट, लेट्स से ओके लेट्स गो फॉर लेफ्ट, ओके फाइन। तो आ गया, सही है। अब मार्जिन था, क्यों? क्योंकि मुझे कहां पे डिस्टेंस चाहिए था, बॉर्डर के बाहर चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के बाहर मुझे डिस्टेंस मिल गया, ये मार्जिन था। जब अंदर चाहिए था तो क्या किया मैंने, पैडिंग यूज किया। ये भी समझ आ गया, लेफ्ट राइट बॉटम। अब बॉटम देना होगा तो क्या लगाऊंगा, MB। टॉप देना होगा तो MT। सेम गोस फॉर पैडिंग, MPT और PB। मेक सेंस? कूल। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। एक बहाना हो सकता है कि भाई मुझे आदत नहीं है चीज़ें पढ़ने की, या आपके पास सिंपल एक बहाना, आपको इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच ट्रस्ट में नहीं मिल सकती। मैं 3 घंटे क्या, मैं 3-4 क्लासेस लगा सकता था, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आपके सामने लगाता और टेलविंड में ही आपको घुमाता रहता। लेकिन मैंने क्या कोशिश की कि द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव, आप उसी के ऊपर अपनी इस नॉलेज बेस को खड़ा करें। दैट्स इट। अब अगर आपको CSS आती है तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन और जो भी अप्रोच बताइए सेक्शन वाली आप करें, और 2 चीज़ें आसान भी करें कि आप एक चीज़ को देखेंगे, दूसरी चीज़ खुद ही आपके जहन में इन्फर हो जाएगी, और तीसरी चीज़ आपको एक्सटेंशन बता दी, उस एक्सटेंशन से आपको और आसानी हो जाएगी क्लासेस को डिफाइन करते हुए। आई गेस अब हम क्या करें, असाइनमेंट वाला काम हो गया। अच्छा भाई, असाइनमेंट वाला काम हो गया है, जरा ये वेबसाइट लिखिएगा, एक नया टैब खोलिएगा, GIAIC सिंगुलर .versal.app सबसे पहले तो नेम के लिए जोरदार तालियां। जोरदार। आप लोग क्यों थक जाते हैं?
हमें एक दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी ये भी हो रही थी कि भाई अक्सर लोगों के पास हमारे ग्रुप का जो डिस्कॉर्ड था उसका एक्सेस नहीं था, सही है। तो नहीं ने जल्दी से क्या किया, जल्दी से एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पे आप आएंगे, यूआरएल आपके सामने giaic-assignment.vercel.app। मैं इसको नोटपैड पे भी बड़ा सा करके दिखा देता हूँ। आप इसके ऊपर आएंगे, जरा पहले यूआई दिखाएं, छोड़ दें सब कुछ। आपने इसके ऊपर आना है। ये कोई बंदा है जो आगे आपकी तरफ देख रहा है, इसके नीचे इसकी नोज है, नोज है लिप्स है भाई, नहीं नीचे बटन क्या है, नोज या लिप्स, नोज है, सो लिप्स क्या है, ये डेवलप्ड हुआ है, ओके ठीक है। तो आपने बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास असाइनमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो अभी आई गेस इस सबमिट असाइनमेंट के ऊपर कोई चीज है नहीं, ये घर जाएंगे तो करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर कल तक। ये जो अभी आपको फर्स्ट असाइनमेंट दिख रहा है ये डेमो है, आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरह यूआई आ रही होगी। अभी इसके बिहाइंड द सीन असल असाइनमेंट नहीं है। आप इस वेबसाइट को कल विजिट कीजिएगा, आपको एक्चुअल असाइनमेंट भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी और नीचे बटन भी होगा। उस बटन के क्लिक के ऊपर आप क्या कर चले जाएंगे अपने गूगल के फॉर्म के ऊपर जहां पे आपने एक्चुअल असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके कूल, जरा एक डमी फॉर्म खोल के दिखाएं कैसे होगा। ये दोबारा इस बटन पे क्लिक करें, नीचे आपके पास वेबसाइट आएगी, आपने बटन क्लिक करना है। असाइनमेंट लेफ्ट पे तमाम शो हो रहे होंगे, अभी सिर्फ पहले ही शो हो रहा होगा क्योंकि हमने पहले स्टार्ट किया है। आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट को क्लिक करना है और जो बीच में सेंटर में बटन था उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये फॉर्म पे आ जाएंगे। अभी ये फॉर्म भी क्या है, डेमो है, आज नहीं कल आपको एक्चुअल असाइनमेंट मिलेगा, कल आप देखिएगा और फिर इसको सबमिट कीजिएगा। सबमिशन के अंदर एक और चीज़ आई थी कि भाई अक्सर लोगों को वर्सल यूज़ करना नहीं आता, मतलब डिप्लॉयमेंट नहीं करने आती, तो उसका मैं बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन लेके आया हूँ जो आपके लिए भी फायदेमंद है। आपने प्रोजेक्ट बनाना है, डिस्कॉर्ड के ऊपर उसकी वीडियो अपलोड करनी है। जब लिंक्डइन के ऊपर उसकी वीडियो अपलोड करनी है, आसान लफ्जों में पोस्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट की। जब आप पोस्ट करेंगे तो उसका एक लिंक मिलेगा, ऐसी है। तो इससे फायदा हमें क्या होगा कि हमें वर्सल यूज़ करना भी नहीं पड़ा और लिंक्डइन पे आपने अपना प्रोजेक्ट भी रजिस्टर करा दिया, एक अच्छी आपकी पोस्ट भी बन गई और हमें देखने का मौका भी मिल जाएगा थ्रू दिस लिंक्डइन पोस्ट यूआरएल। मेक सेंस? ऑल गुड, समझ आ गया? और उसके बाद अलावा जो लिंक होंगे मेरे ख्याल से गिटहब की यूआरएल लिंक होगा, वो तमाम चीजें हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आई गेस दैट्स ऑल गुड, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी टेलमेंट सीएसएस, आपने देख लिया है कि हमने किस तरह अप्रोच यूज की। अच्छा अब थोड़ा पीछे जाते हैं और चीजों को रिवाइंड करते हैं। हमने टेलमेंट सीएसएस पढ़ी, टेलमेंट सीएसएस के मेन पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या था, वो पहला पॉइंट क्या था, सही है, आपको अपनी HTML की फाइल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अभी आपने देख लिया कि किसी पॉइंट पे स्टाइलिंग करने के लिए मैंने अपने page.tss की फाइल को छोड़ा नहीं, मैं अपने क्लास नेम के अंदर ही उसी फाइल के अंदर रहते हुए तमाम स्टाइलिंग देता गया, ऐसा ही था। कूल। दूसरी चीज फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की वजह से आपने देख भी लिया कि कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ आता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आता है। कैसे इंस्ट्रक्शन कि भाई टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल बनाना, ग्लोबल सीएसएस के अंदर डायरेक्टिव्स डालना, क्लासेस के पूरे नाम बता दिए, यही क्लासेस के नाम है, इसके अलावा कुछ यूज करोगे मैं बिल्कुल नहीं काम करूंगा। अगर मैंने ML बोला है तो ML ही होना चाहिए, MPL नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? तो बताए हुए डिफाइन नेम है, उसके अंदर कोई ट्यूनिंग आप नहीं कर सकते। चौथी चीज हमने पढ़ी थी ये नेटिव नहीं है, इसलिए इंस्टॉल करनी पड़ती है। इंस्टॉलेशन के पूरे स्टेप्स देख लिए आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद पांचवी चीज कि ये जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी ब्राउजर की तमाम स्टाइलिंग को रिमूव कर देता है। जैसे आपने टेलमेंट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और प्रोजेक्ट को आपने ब्राउजर के अंदर खोला तो ब्राउजर की कोई भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग आपको नहीं दिख रही होगी। आपके पास फुल कंट्रोल है, आप फ्रॉम बेस लाइन अपने एलिमेंट्स कंपोनेंट्स को स्टाइल करें। मेक सेंस? ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया ये स्टाइलिंग आती कहाँ से। आप क्लास नेम तो दे रहे हैं लेकिन स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है, तो वो जो आपने ग्लोबल सीएसएस के अंदर डायरेक्टिव्स दिए हैं वो डायरेक्टिव्स बेसिकली क्लास नेम के अगेंस्ट स्टाइलिंग को होल्ड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है तो हमें देखने की इतनी क्यूरियोसिटी भी नहीं है क्योंकि हमारी आसानी के लिए ही है। अगर हमें ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। अप्रोच इस्तेमाल करने की अप्रोच क्या थी, अपनी सीएसएस की नॉलेज को यूज करें और टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन को यूज करें, दैट्स इट। दूसरी अप्रोच क्या थी,
एक्सटेंशन को इस्तेमाल करें जो कि टेलविंड CSS का आपको VS कोड के अंदर मिलता है। मेक सेंस? ठीक है, कूल। चलिए, सॉरी, अब जरा आप स्टाइलिंग करें और अपने हिसाब से जरा और इसको खूबसूरत बनाएं। सजेशन, हमारी प्यारी वेबसाइट के अंदर और क्या चीजें होनी चाहिए प्यारी प्यारी? क्या करें? लेट्स ऐड अ पैराग्राफ। लेकिन उससे पहले ये जो आई गेस ब्लैक दिख रहे हैं ना, इसको हटा दें जरा, ग्लोबल CSS के अंदर आए। ये डायरेक्टिव्स के नीचे का तमाम कंटेंट रिमूव कर दें। आई डोंट लाइक इट। या ये भी कुछ कंटेंट होता है, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। जो मेन चीज है वो ऊपर की दी थी, ठीक है? आई गेस अब वाइट हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। रिफ्रेश हो रहा है या हो चुका है? रिफ्रेश हो रहा है, हो गया। चलिए, अब ज्यादा अच्छा आप लोग को दिख रहा होगा। यस, ठीक है। अब जरा पैराग्राफ ऐड करें। सही है, तो अब हमने कलर्स देख लिए, हमने पैडिंग मार्जिन देख ली। एक और चीज भी होती है कि भाई फॉन्ट के अराउंड कैसे खेलें, फॉन्ट का साइज, क्योंकि हमने देखा बाय डिफॉल्ट क्या साइज होते हैं, एक ही साइज है जो कि पैराग्राफ भी इनहेरिट कर रहा होगा, पैराग्राफ हेडिंग भी इनहेरिट करी होगी। तो इनके बीच में कैसे डिफरेंस लाएं टेलविंड को यूज करते हुए। तो हमारे पास H1 पहली है, ऐसी है। जरा H1 की फॉन्ट साइज को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो आपको दोबारा अपनी CSS की नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहिए कि CSS के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही है। तो बस यहां पे भी अब आप अगर आप नहीं घूमना चाहते डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, कोई मसला नहीं। आपको पता है यार फॉन्ट के साथ खेलना चाह रहा हूं, तो आप बस लिखिए फॉन्ट, ये आपको इंटेलिजेंस खुद बता देगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं फॉन्ट के अराउंड। तो आपने लिखा फॉन्ट, हाइफन लगाएं, देखिए क्या क्या आपके पास सजेशन आ रही है। आ रही है कोई सजेशन? ये आ रही है कि भाई फॉन्ट के अराउंड ये सारी सजेशन आ रही है। नहीं, रिमूव करें, ऐसे नहीं, रिमूव करें, दोबारा हाइफन लिखें, फाइंड फॉन्ट हाइफन, यस, सही है। ये इतनी सारे आपके पास सजेशन आ रही है। जो टेलविंड के अंदर क्लासेस मौजूद हैं, जो फॉन्ट के साथ प्रीफिक्स हुई हुई, वो तमाम मौजूद हैं। आप क्या करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो जरा नीचे आना, कितनी क्लासेस हैं? लेट्स से क्या होगा, आराम से जरा आयशा के लिए जोरदार तालियां भाई। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आप इतने सारे लोगों के दरमियान बैठ के कोड कर रहे हो। ये कोई आसान चीज नहीं है कि हाँ। और मसला ये है कि आयशा लैपटॉप भी दूसरा इस्तेमाल कर रही है जिसमें इनकी प्रैक्टिस नहीं। सो दोबारा तालियां, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास इतना सारा क्या कह सकते हैं, हाँ, क्लासेस आ रही है अराउंड फॉन्ट, क्या फॉन्ट के साथ क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से पहले हाइट से पहले उसकी विड्थ के ऊपर आते हैं कि मैं फॉन्ट जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा और ब्रॉडर करना चाहता हूँ, सही है, ब्रॉड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो क्लास है वो है बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड या फिर सेमी बोल्ड। बोल्ड से आप लोग वाकिफ होंगे अगर आपने MS डॉक्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो एम्फसाइज, इटैलिक करना, बोल्ड करना, आप उस तमाम चीज़ों से अच्छे से वाकिफ हैं, कोई नई चीज़ नहीं। तो बोल्ड से मुराद क्या होती है कि उसकी थोड़ा सा उसको और ब्रॉड कर देते हैं, थोड़ा सा और फैला देते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही फौरन आपके सामने हुआ, देखा हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया, तमाम वर्ड जो थे वो थोड़े और ब्रॉड आपको दिख रहे हैं। तो ये CSS के अंदर क्लास मौजूद है, फॉन्ट वेट। लेकिन जब आप टेलविंड के अंदर कर रहे होते हैं तो बस आपने लिखा फॉन्ट और उसके बाद जिस भी वेट का आप देना चाहते हैं, सेमी बोल्ड, बोल्ड, थिन, लाइट, लाइटर, एक्स्ट्रा बोल्ड, जो भी है, जो भी मुझे दिखे थे। साइज कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। साइज चेंज करने का जो आपके पास क्लास है वो है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अराउंड आपके पास बड़ी जबरदस्त क्लासेस मौजूद है। आपके पास पहले ही बताए हुए कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं टेक्स्ट के अराउंड कि अगर आप अपने टेक्स्ट को बहुत छोटा करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टेक्स्ट XS। XS से मुराद है एक्स्ट्रा स्मॉल। इसी तरह आपके पास टेक्स्ट SM है, मतलब स्मॉल। इसी तरह आपके पास टेक्स्ट MD है। आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद देखना है कि XS कितने PX है, SM कितने PX है। मतलब अब SM के पीछे मुझे क्या पता, 18 PX है, 16 PX है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने खुद देखनी है कि ये क्या है, कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन में जाना, आपके सामने तमाम चीजें आ जाएंगी। हाँ, तो मैं करता हूँ 2XL, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज 2XL, सही।
थोड़ी देर में आप देखेंगे कितना बड़ा हो गया। मेक सेंस? तो मैंने एक्सेल नहीं किया, मैंने 2XL कर दिया। यस, ये इंटेलिजेंस की वजह से आ रहा है। सही, ये बल्कि इंटेलिजेंस भी नहीं है, टेक्निकली ये उस एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है जो कि मैंने इंस्टॉल किया। अगर वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास ये सजेशंस नहीं आएंगे। मेक सेंस? ठीक है। अगेन, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन में बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगेन इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप मूव करना चाहते हैं बिल्कुल करें। आपने आसान लफ्जों में लिखना है कि भाई फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में ऑप्शन आ जाएगा कि भाई किस तरह आपने अपने टेक्स्ट साइज को बढ़ाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। ठीक है। और आयशा, और क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ बनाए, जरा पैराग्राफ के अराउंड भी करते हैं चीजें। जी नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई सीक्वेंस फॉलो करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर लोग वो कर लेते हैं कि भाई मैं पहले ही टेक्स्ट को रेड करूं, उसके बाद पैडिंग दूं, उसके बाद मार्जिन दूं। नहीं, ये क्लास है, आप कहीं भी लगाएंगे वो अपनी स्टाइलिंग लेके आएगा और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मेक सेंस? कूल। ठीक है, हमने सब रिमूव कर दिया है। फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप डेमो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास एक अप्रोच है, आप लॉरेम यूज कर सकते हैं। लॉरेम लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, वर्ड काउंट कि कितना डेमो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे लॉरेम 50, तो आपको 50 वर्ड्स का डेमो टेक्स्ट मिल जाएगा HTML के अंदर। जरा ब्राउजर के अंदर दोबारा दिखाइएगा। सही है। अच्छा, ये कोई बड़ा नहीं हुआ, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है। हमने बहुत जूम इन किया हुआ है, इसलिए ये तमाम चीजें बड़ी बड़ी लिखी है। जरा जूम आउट करें, कुछ ज्यादा जूम इन हुआ हुआ है। हाँ, दैट्स फाइन। तो ये देख रही है कि H1 भी वही फॉन्ट वेट, हाइट और टेक्स्ट कलर के साथ है जो कि नीचे पैराग्राफ है, हालांकि इनके बीच के अंदर डिफरेंस है। तो अब आयशा जरा इसको खुद आप डिजाइन करें और साथ साथ बताती भी जाएं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। सो आप लोगों की क्या सजेशन है कि हम कैसे इसमें स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं? एनिमल, वो तो ऑब्वियस बात है, बट स्टाइलिंग की बात है। हेडिंग की जो टेक्स्ट की साइज है वो कितनी होनी चाहिए? चलिए 2XL रखते हैं इसका। चले टेक्स्ट चेंज हो चुका है, टेक्स्ट की साइज चेंज हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट को भी थोड़ा सा प्रिटी वे में ब्राउज करके शो करते हैं। सो हम लिखेंगे फॉन्ट फॉन्ट को हमने लेट्स से, आप क्या सजेस्ट करेंगे? चलें, सही, ट्राई करते हैं। अच्छा, किसी ने बोला सेरिफ। सेरिफ बोला तो आई गेस पता भी होना चाहिए कि सेरिफ क्या होता है, तभी बोला सेरिफ। तो अब वो मुझे बताएगा कि क्यों सेरिफ। सैन सेरिफ है, सेरिफ है आपके पास और भी बहुत सारे, एरियल है। इस सेरिफ के अंदर और बाकी में क्या फर्क है? मतलब ये चाहत क्यों पैदा हुई कि भाई सेरिफ करना है? जी, वैसे आपने क्वेश्चन ही किया था, लेकिन चलो बता दो। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक और असाइनमेंट हो गया कि आपने पढ़ के आना है, फॉन्ट थ्योरी पढ़ के आना है कि सेरिफ और सैन सेरिफ के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या मखसूसियत है, क्या फ़र्क है, ये तमाम चीज़ें पढ़नी है आपने। मैं अगली क्लास में आपको वेब स्टैंडर्ड्स दूंगा जो कि कोर थ्योरी है। क्या है? कोर
थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए है कि आपने कौन से कुछ स्टैंडर्ड्स है कंटेंट के अराउंड। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख दें। जैसे अभी हमने वेबसाइट बनाई है रेड कलर के कलर और पर्पल, ये कोई आगे देखना पसंद करेगा? नहीं देखेगा, वो बोलेगा क्या बना दिया यार, मेरी आंखों को अजियत हो रही है, हटाओ इसको यहाँ से। तो हमेशा आपने जो चीजें फॉलो करनी है अपनी वेबसाइट बनाते हुए, और ट्रस्ट मी अगेन मैं ये चीज बहुत कम बोलता हूँ कि इट विल स्टैंड यू आउट फ्रॉम द क्राउड। ओके, 1000 बंदे होंगे उनको ये नहीं पता होता, आपको बताया जा रहा है तो इस पर फोकस कीजिएगा, खुद पढ़ के आइएगा कि वेब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं यूआई बनाने के। उसमें ये फॉन्ट्स भी आ जाते हैं, कलर स्कीम्स भी आ जाती है, बेसिक थ्योरी भी आ जाती है, ताकि सामने वाला आपके कंटेंट को कंज्यूम कर सके आसानी से। लोग अच्छा बनाने में बड़ा फोकस करते हैं लेकिन वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते। तो मेक श्योर आपको ये चीज पता हो। जी यस, यू आर वेरी क्लोज, गुड। लेकिन आई वांट कि तमाम लोग इसको सर्च करके आए कि सेरिफ को सेरिफ क्यों बोलते हैं, फॉन्ट फैमिलीज कहलाती है ये क्यों है ऐसे कि भाई आपके पास सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, एरियल है, इनके बीच में फर्क क्या है आपके पास? तो मेक श्योर गिव इट अ शॉट और हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि हमने क्या H1 बनाया था, उसको अभी तक हमने इस तरीके से क्या फॉन्ट फैमिली दी है भाई? अभी हमने फॉन्ट बोल्ड कर दिया है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा होगा, टेक्स्ट टू एक्सेल कर दिया मतलब बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट जस्टिफाई कर दिया है मतलब दिखाना जरा, सीक्वेंस के लिए किया, ठीक है, ओके ऑल राइट, सीक्वेंस के लिए किया। जरा आप दोबारा आए पीछे। इसके बाद आपने पैडिंग 2 दी है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा पैडिंग 2 क्या करेगा? आप बताओ, बल्कि नहीं आप बताएं सर, ग्लासेस ब्राउन शर्ट आपके साथ, जी जी ब्राउन आई गेस इट्स ब्राउन। P2 क्या करेगा? किसके दरमियान? उसकी और बॉर्डर के दरमियान। ये बोल रहे हैं कि भाई पैडिंग ये करेगा कि H1 और पैराग्राफ के दरमियान डिस्टेंस दे देगा। बॉर्डर नहीं देख पा रहे, मेरी बात पे गौर कीजिए, दोबारा ब्राउजर में आइएगा। आपको ये H1A एजेंट के अराउंड एक बॉर्डर दिख रहा है, बट देयर इज अ बॉर्डर, ओके देयर इज अ बॉर्डर। तो जब आप P को इस्तेमाल करते हैं तो इट्स पैडिंग, और पैडिंग इज अ डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर एंड द एक्चुअल कंटेंट। तो बेसिकली जो डिस्टेंस आया या डिफरेंस आया वो इंटरनली है। हाँ, उसकी वजह से पैराग्राफ अफेक्ट बड़ा होगा, ज्यादा होगा अफेक्ट, क्यों? क्योंकि अब जो H1 है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, मेक सेंस? लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने H1 और पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस दे रहा हूँ, मैं अपने H1 और उसी के बॉर्डर के दरमियान डिस्टेंस दे रहा हूँ, मेक सेंस? दूसरा सवाल आप से, पैराग्राफ मुझे कहाँ पे पैडिंग देगा? P2 लिखा है तो ये टॉप पे होगी, बॉटम पे होगी, लेफ्ट पे होगी, राइट पे होगी, कहाँ पे होगी? मैंने बोला था यूनिटी होनी है, लेकिन इतनी भी यूनिटी नहीं होनी, मतलब जिससे पूछे वो आंसर करे। जी सर, मैंने P2 लिखा है तो मेरे पास पैडिंग कहाँ पे आनी चाहिए? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट बॉर्डर के, कंटेंट का बॉर्डर के चारों साइड में, ऐसे ही है। एंड टेस्ट करो भाई, कूल गुड, ठीक है। अब ये आयशा अकेले क्या, हमें भी तो बताओ, हम भी खेलेंगे। सबसे पहले तो मैंने H1 के टेक्स्ट की साइज डिफाइन की है और उसमें को रखा है मैंने बॉल्ड, और टेक्स्ट है ना जस्टिफाई रखा। जस्टिफाई मींस जो सीक्वेंस वर्ड्स आपके पास है ना शो होगा। अगर आप पैराग्राफ में फोकस करेंगे, अगर मैंने जस्टिफाई टेक्स्ट जस्टिफाई हटा दूं तो वो स्पेसिंग मिसमैनेजमेंट करके वो शो करता है। किसी में स्पेसिंग, किसी वर्ड के बाद स्पेसिंग देना बहुत कम दे रहे हैं, किसी में नॉर्मल दे रहे हैं, किसी में ज़्यादा दे रहे हैं, वो जस्ट प्रीटी वे में आपके पास शो करेगा। दैट्स व्हाई हम टेक्स्ट जस्टिफाई यूज करते हैं। देन मैंने पैडिंग 2 दी है। ये पैडिंग 2
करना पड़ता है। जैसे पहले B2 करेंगे, सो ये पूरे अराउंड चारों कॉलम में पैडिंग दे देंगे, सही। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में जस्ट मैंने टेक्स्ट जस्टिफाई लिखा था और इसकी पैडिंग मैंने 2 रखी थी। सो इतने से टाइम में इतना स्टाइल कर सकते हैं। अगर मे बी आप कनेक्ट नहीं कर पाए फायदे से। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप टेलविंड CSS के फायदे से अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए। जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना टाइम सेव करेगा आपका, कि स्विचिंग बचा देगा और क्लासेस विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपने बोलना है ये कर, अभी तो मैं कॉम्प्लेक्स पे गया ही नहीं, अभी तो मैंने फ्लेक्स दिखाया ही नहीं है, अभी तो मैं ग्रिड की तरफ गया ही नहीं हूँ। ये आपने एक्सप्लोर करना है बिकॉज आपको CSS आती है, लेकिन जब आप टेलविंड के थ्रू एडवांस जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी जबरदस्त चीज है। मुझे आज भी याद है, मैंने पर्टिकुलर टास्क अचीव करना था इन 2020 आई गेस या 2019, हाँ फ्रंट एंड का एक टास्क था। तो मुझे वो जावास्क्रिप्ट से अचीव करने में अराउंड हाफ डे लगेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक 4.5 आवर, राइट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे पास फुल कंट्रोल होता है कि मैं अपने HTML को कहीं से भी पकड़ लूँ, डॉक्यूमेंट क्यूरी करते जो हमने देखा था, और कुछ भी कर लूँ उसके साथ। मैंने तब CSS की अप्रोच यूज नहीं की क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। वो काम मैं दोनों तरीके से कर सकता था, CSS थ्रू भी कर सकता था। फिर हम रिवैम्पिंग की तरफ गए। रिवैम्पिंग से मुराद वो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमें दोबारा बनाना। तब मैंने टेलविंड को पहली बार देखा था, तो मैंने बोला चला गिव इट अ शॉट, टेलविंड से करो। मैंने वही काम टेलविंड से किया और ट्रस्ट मी मुझे टेलविंड नहीं आती थी। इसमें स्विचिंग भी इंक्लूड है कि मैं जाके गूगल कर रहा हूँ इस क्लास में क्या बोलते हैं, इस क्लास में क्या बोलते हैं। अगर आपको आती होती तो मैं टाइम बताता हूँ, लेकिन CSS से मुझे वो करने में सिर्फ 1 घंटा लगा, और वो भी तब जब मुझे टेलविंड को एक्सप्लोर करा था साथ में कि इस क्लास में क्या बोलते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। अगर मुझे वो भी पता होता इट वुड हार्डली टेक 20 मिनट्स मैक्स। जो काम मैंने 4.5 घंटे में जावास्क्रिप्ट से किया वो मैंने टेलविंड से, अगर मुझे वाकई उस टाइम आती होती मैं 20 से 25 मिनट में कर देता, नहीं ज़्यादा बोल दिया, 40 मिनट में कर देता, ठीक है। सो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कीजिएगा। उसके लिए आपको CSS आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ों को कंज्यूम कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं। एनीवे हम कहाँ पहुंचे, जबरदस्त। अब हम करते हैं बटन के अराउंड कुछ स्टाइलिंग। आपने बटन देखे इंटरेक्टिव होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी तक H1 था पैराग्राफ, तो उस पर क्लिक नहीं कर सकते थे, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती, बस पढ़ सकते हैं, बस गो थ्रू कर सकते हैं। सो गुड कि हमने एक बटन ऐड कर दिया। अब बटन बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं, आयशा आप तो फिर अकेले आपको आती है तो आप हमें पीछे छोड़ दो। जरा सारी क्लासेस को रिमूव करने के बाद, भले एज अ होल रिमूव करने, फिर Ctrl+Z कर देंगे, ठीक है, सही है। तो अभी ये क्या होगा, एक डिफॉल्ट बटन होगा जो कि हमें HTML में प्रोवाइडेड है। वो कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी रिफ्रेश होगा तो दिखेगा अच्छा सा, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, HTML के बटन कुछ अलग तरीके से दिखता है, वो उसकी बटन की स्टाइलिंग होती है, लेकिन अगेन वो ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। देख रहे हैं कि इंटरेक्टिव एलिमेंट भी उसने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए इसकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग, कोई भी एलिमेंट हो मैं उसकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग ब्राउजर की खत्म कर रहा हूँ। वो तमाम चीजें एज अ प्लेन टेक्स्ट ही वर्क कर रही होंगी, कुछ भी ऐड करना है फ्रॉम स्क्रैच हो जाता है, ठीक है। अब जरा इस बटन को थोड़ा सा ऊपर हो नहीं सकता, बड़ा करेंगे तो नीचे आएगा, स्मॉल करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो आप थोड़ा सा खड़े होके देखिए, ठीक है। पढ़ने में घबराना नहीं, आप यहाँ पढ़ने आए, सही है, जिस तरह समझ आए उस तरफ जाएं, उस डायरेक्शन में जाएं, बस क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बाकी अपने इल्म हासिल करने के लिए पूरी एफर्ट हमारा दें, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, हम इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, अब करें और हमें बताते भी जाएं साथ साथ क्या कर रही हैं आप। जैसा कि हम देख सकते हैं
मार्जिन, इसके बगैर तो है ना वो जिस कोने में बेचारा खड़ा रहेगा। चलिए सबसे पहले ना इसकी कलरिंग करते हैं। पहले बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर आप क्या बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? और इसकी क्लास क्या है? मेरी बैकग्राउंड कलर रखने की बीजी बीजी डैश 300 या इसके पहले कुछ आता है? ब्लू दे दे। ये रिफ्रेश हो रहा है, लेट्स सी। बहुत लाइट हो गया। इसको 600 रखते हैं क्योंकि सही। अब कुछ बेहतर अब है ना टेक्स्ट के कलर की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट की क्लास क्या है? टेक्स्ट के बाद सही। वाइट के लिए ये कोई नीड नहीं है कि ना वाइट के लिए नंबरिंग दे, जस्ट टेक्स्ट और वाइट कर देंगे। सही। क्विक क्वेश्चन, जिसको पता है खामोश है, वाइट के लिए वेरिएशंस क्यों? अरे पता है तो नहीं बोलो, सवाल। आप मेरे भाई ग्रीन शर्ट, मुझे पता है आपको पता है। वाइट अभी ब्लू दिया, 100 से लेके 950 तक की वेरिएशन दी, पिंक दिया, रेड दिया, पर्पल दिया, इतनी वेरिएशन दी। वाइट दिया तो वेरिएशन क्यों नहीं दिया कि भाई 100 हो, 200 हो, 500 हो, क्यों ना? बिल्कुल, वाइट की वेरिएशन क्या निकालेंगे आप? वाइट इटसेल्फ कोई वेरिएंट नहीं होता। ब्लैक और ग्रे को जितना आप लोअर लेके आएंगे वो वाइट की तरफ ज्यादा उसका क्या कहते हैं रुझान होगा, और जितना ऊपर लेके जाएंगे वो ब्लैक की तरफ जाएगा। जितने भी कलर्स हैं आपके पास इटसेल्फ वो ऐसे ही करते हैं। सेम गोज फॉर वाइट एंड ब्लैक, उनकी कोई वेरिएशंस नहीं होती। उसका 100 भी वाइट ही है और उसका 950 भी वाइट है, भले आप कोई 550 भी लें, कुछ भी लें, इट डजंट मैटर। मेक सेंस? कूल। अब आगे चलते हैं। सही है, तो बिल्कुल जिस तरह आयशा की सजेशन थी कि देयर इज नो पैडिंग एंड मार्जिन, बिल्कुल जो पर्पल कलर जो बैकग्राउंड है उसका जो बॉर्डर है वो चिपका हुआ है मेरे टेक्स्ट के साथ, तो देयर शुड बी सम पैडिंग बिटवीन द बॉर्डर एंड द एक्चुअल कंटेंट। क्लिक बी। मेक सेंस? तो यहाँ पे हम कुछ पैडिंग दे देते हैं। अभी एक क्लास बताने जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, कमर कस लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस आ गया, बटन थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे एक और चीज मजे की नहीं लग रही, इसके जो एजेस हैं बड़े शार्प हैं, देख रही हैं आप? ये थोड़े से राउंडेड हो तो ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए। बड़े शार्प हैं, हाथ लगाएंगे चुप जाएगा, खून नहीं करा, थोड़ा सा राउंडेड करें। क्या भाई सीएसएस वालों को पता है क्या है? इट्स बॉर्डर रेडियस, राइट? सो अब यहां पे आप थोड़ा सा हिलेंगे क्योंकि ये क्लास लकीली मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी थी। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये क्या है थोड़ी सी? कि जब आपको बॉर्डर को राउंड करना है, करना क्या है? बॉर्डर रेडियस जो भी हम बोलेंगे उतने उसके हिसाब से उसके अंदर कर्व भी आएगा। सही है, उसके अंदर थोड़ा सा स्लोप टाइप भी आएगा। तो इसकी क्लास क्या है? उसके लिए आप टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं क्योंकि इसकी क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है। यस, इट्स राउंडेड। व्हाट?
राउंडेड, उसने इसको बिल्कुल ही सेपरेट डायमेंशन में ले गया। और ये अच्छा है, ये वाली क्लास मैंने इसलिए एक्सप्लोर करवाई है कि कुछ क्लासेस आप राइट अवे सीएसएस से इन्फर कर लेते हैं कि यार सीएसएस में ये बोलते होंगे तो टेलमेंट में ये बोलते होंगे। नहीं, कुछ क्लासेस के अंदर ऐसा है कि टेलमेंट ने उसको बिल्कुल ही अलग नाम दे दिया। तो उसके लिए आसान चीज है कि आप उसको जाके गूगल कर लें या फिर टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन में देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर थोड़े से कर्व हो जाएं, थोड़े से राउंडेड हो जाएं, तो उसके लिए जो आपके पास क्लास है वो है राउंडेड। देखिए राउंडेड, बॉर्डर नहीं, सिर्फ राउंडेड, ओनली राउंडेड। आई होप इट वर्क। नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं, कहीं और से देख लेंगे, गूगल कर लेंगे। हो गया राउंडेड, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने आई गेस 5 पिक्सल्स के ऊपर ये राउंड कर देता है आपके रेडियस को। मेक सेंस? अब अगेन ये जो यूनिट है, अगर आप इसके अराउंड प्रोसेस की भाई बाय डिफॉल्ट 5 पे कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, लेफ्ट पे क्लास लिखी हुई होगी, राइट पे उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी लिखी होगी कि भाई कितने। जरा बटन के ऊपर आइए दोबारा, बटन के ऊपर जरा हवर करें। हवर का मतलब क्या होता है? कर्सर किसी चीज के ऊपर लेके जाना, सही है। अगर मैं इस बटन के ऊपर आऊं तो कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग आपको दिख रही है, लेकिन हमेशा इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर ये वाली स्टाइलिंग होती है, ये वाला एट्रीब्यूट होता है कि जब आप उस इंटरेक्टिव एलिमेंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो स्टाइलिंग चेंज होती है, याद रखिएगा, सही है। जब भी आप अपने किसी इंटरेक्टिव एलिमेंट के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं, अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो उसकी स्टाइलिंग के अंदर चेंज आता है। जरा गवर्नर हाउस की वेबसाइट खोलिएगा या टेलमेंट की खोल लेगा, इसमें कोई बटन है, आई होप कि हो, नहीं दिखेगा तो कहीं और चले जाएंगे। हाँ, ये देख रहे हैं वर्जन का, ये वर्जन क्या इंटरेक्टिव है कि भाई मैं इससे टेलमेंट के वर्जन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जरा हवर हटाइएगा, देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क है, जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ देखा थोड़ा सा लाइट हुआ। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा जब आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो कि जब भी आप इंटरेक्टिव एलिमेंट के अराउंड काम कर रहे हो तो उसकी एक हवर स्टेट आप रखें जिससे हवर हो, ताकि देखने वाले को पता चले यार इट्स इंटरेक्टिव, कुछ होने वाला है। तो ये वाली चीज हम सीएसएस के अंदर कैसे अचीव करते हैं? होवर को बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? होवर और होवर जैसे और भी बहुत सारे इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज आपके पास मौजूद है जिनको हम सूडो सिलेक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और फिर उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अब आयशा मैं चाहता हूं कि जब मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो अभी मेरा जो ब्लू का कलर है उसकी वेरिएशन 700 है गेस, मैं चाहता हूं हवर के ऊपर उसकी वेरिएशन 800 पे चली जाए, तो मैं कैसे करूं? करें जैसे ये बता रहे करें, वरना फिर हमारे पास, मैं इसको भी आपको बताता हूं कि हमने किया क्या है। सो रिलैक्स, अभी हम देखते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या था? ब्लू की 700, हम चाह रहे हैं कि हम ब्लू पे किसको ले जाएं? 800 या 900 करें। नहीं भाई मैं ज्यादा करूंगा, ठीक है, जरा जाएं आप। अच्छा नहीं ना, ये तो 900 है, वो 800 है। ओके फाइन, खैर आप जाएं उधर, तो आप 7 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 5। नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क और जस्ट गिविंग मी इंफॉर्मेशन। या ऑब्वियसली देन गो फॉर 900, देयर इज नो लिमिटेशन, इट्स ऑल अप टू मी। मैं अपने कलर को लाइट करूं, डार्क करूं, हवर पे इट्स ऑल अप टू मी। मेरा कलर मेरी मर्जी। आ जाएगा। मेक श्योर असाइनमेंट करें, असाइनमेंट नहीं छोड़ना।
गिटहब के बारे में मैंने रमज़ान के अंदर एक वीडियो मेरी खुद बनी हुई पड़ी हुई है लिंक्डइन के ऊपर। आप लिंक्डइन में जाए GIAC के पेज के ऊपर, वहाँ पे आपको मेरी भी वीडियो मिलेगी। मैंने गिटहब उसमें खुद भी सीखा है, आप लोग को भी सिखाया। आई गेस इट्स क्लास 2 सेशन 2। व्हाई इट्स नॉट लोडिंग? आई गेस ये वाला है ही पहला वाला, ये वाला विच प्रोजेक्ट, यही वाला ये फाइल। अगेन खोलें फिर वही, ठीक है। कवर करें। आई गेस आपको दिख रहा होगा, कवर पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ठीक है। अब ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास स्कोप ना आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि आप HTML में रहते हुए उस एलिमेंट पे सूडो सेलेक्टर की इंटरेक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपने CSS किस लेवल पे की है, लेकिन ये अमेजिंग है कि आप एक ही HTML पे रहते हुए उसकी स्टाइलिंग तो बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो फर्दर इंटरेक्टिविटी है कि भाई होवर हो जाए, माउस ओवर हो जाए, माउस आउट हो जाए, इन तमाम चीज़ों की भी इंटरेक्टिविटी, और जब वो वाली स्टेट एक्चुअली अगर हो तो उसके अगेंस्ट क्या स्टाइलिंग दिखानी है वो भी आप टेलविंड के थ्रू कर पा रहे हैं। तो अगर आप VS कोड के अंदर जाएं तो मैंने किया क्या है, मैंने बस हवर लिखा है और कॉलन बताया है, क्योंकि कॉलन सूडो सेलेक्टर की पहचान होती है कॉलन। तो आपने हवर लिखा, कॉलन लिखा, मतलब जब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर हवर हो तो उसके बाद क्या स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने उसके फौरन बाद बता दी कि भाई जब हवर हो तो बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर देना, आप 900 कर देना। इनिशियली क्या है 800। मेक सेंस? कूल। अच्छा, किस किस को ये चीज क्लियर है भाई, हैंड रेस करें। ट्रस्ट मी, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, आप लोग ने 80% टेलविंड CSS कवर कर लिया। आई नो आप बोलेंगे वेयर इज, अब आप बोलेंगे कि भाई फ्लेक्सबॉक्स कहाँ गया, ग्रिड कहाँ गया, तो वो मैं आपसे पहले एक्सपेक्ट करता हूँ आपको CSS में आना चाहिए। मैंने आपको ट्रांजिशन बता दी है कि भाई अगर आपको CSS आती है तो आपने टेलविंड को कैसे इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। सही है। अब आपको स्पून फिटिंग तो नहीं कराएगा कोई, सही है। नाउ यू गाइस आर बिग बॉय, सही है आप भी। तो अब आप लोग को बस बताया जाएगा, एक डायरेक्शन दी जाएगी, एक सिम्प दी जाएगी, उस पर चलना, कैसे चलना, दौड़ना, टहलना, जो भी करना, इट्स ऑल अप टू यू। सो आपके पास अब पूरी डायरेक्शन है। आई होप आज की क्लास आपको बड़ी मज़ेदार लगी होगी। अगली क्लास के लिए फिग्मा हम फर्स्ट हाफ में तो नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर हम फिग्मा को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। सॉरी है, उससे वो उसको क्या कर रहा है, कर्व कर रहा है, राउंड कर रहा है, सेम उस पर ऑर्डर। अब की जो URL है वो जरा नोट पैड पे लिख दीजिए और बड़े से करके दिखा दीजिए। यहीं पे कॉपी पेस्ट करके स्ट्रेच कर दीजिए, वहां से कॉपी कर लें।